अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है सही सब बच्चों को? चले सर आते हैं। सबसे पहले तो सब बच्चों को सर एक दफ़ा कंफर्म कर दें, सब बच्चे जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है वो एक दफ़ा लिख दें सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल क्लियर। चले सर इब्तिदा करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास क्योंकि आप लोगों की कैफ के बाद पहली क्लास है, सबसे पहले तो सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो जिनका कैफ पास हो गया। सही है, सभी का हो गया माशाल्लाह। कोई एक आध बच्चा कभी कभी मिल जाता है जो क्लास में बैठा हुआ होता है, एक आध पेपर लेता होता है और बोलता है सर मैं अभी से सीफेप पढ़ना चाहता हूँ, वो एक अलग है। वरना जिनका माशाल्लाह सभी बच्चों का कैफ पास हो गया है। और ये बात याद रखें कि अब तक जो सीए की फ़िल्म आपकी ज़िंदगी में शुरू हुई थी वो इंटरवल तक पहुंची है। असल कहानी इंटरवल के बाद है। अब सर कितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी फर्म में इंडक्शन हो चुकी है? कोई भी फर्म हो जिनकी इंडक्शन हो चुकी है, सब हाथ उठाए जिनकी इंडक्शन हो चुकी है, किसी भी फर्म में हो। ऑनलाइन वाले बच्चों जिनकी इंडक्शन हो चुकी है, चले सर सबसे पहले तो मैं आऊँगा। और जिन जिन बच्चों की इंडक्शंस नहीं हुई, फर्म के हवाले से कोई बात करनी है, कुछ भी है, तो मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। और जिनकी इंडक्शन नहीं हुई वैसे ही मुझसे रब्ता करें, क्योंकि सर देखें हमसे कहीं ना कहीं फर्म्स के पार्टनर्स टच में होते हैं, बट फर्म्स थोड़ा सा स्मार्ट खेलती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप हजरात की नज़र में एक कहानी बयान करूँगा और वो कहानी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होगी आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी ज़िंदगी का एक फेज़ जो था सीए का वो ख़त्म हो गया। कैफ की ज़िंदगी, असल मैं कहता हूँ सीए तो अब शुरू हुआ है। अब तक आप डोमेस्टिक खेल रहे थे, आज से आप लोगों का मतलब फर्म से आपका इंटरनेशनल डेब्यू है। सही है सर? तो आए सर अब मैं बात करने लगा हूँ। और सर सबसे पहले एक कहानी, ये कहानी कुछ बच्चों ने पहले भी FAR2 लेवल पे मुझसे शायद सुनी हुई हो, बाकी जो रिमेनिंग बच्चे हैं उन्होंने नहीं सुनी हुई होगी। फिर उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा उन बच्चों के लिए जो पहली दफ़ा मुझसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर ये कहानी है, हम भी आप ही की तरह किसी ज़माने में सीए के स्टूडेंट्स होते थे और हम 4 दोस्तों ने सीए का सफ़र साथ शुरू किया था। हम इंटर से साथ थे, डीजे कॉलेज, उसके बाद हम जो है सीए के अंदर साथ आए। और जब हम सीए के अंदर साथ आए मेरा बच्चा, तो हुआ ये कि हम 4 दोस्तों में से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कैफ भी सबसे पहले हो गया। हालांकि इंटर में आप देखें मेरी परसेंटेज 4 में कम थी, लेकिन मेरा कैफ सर पहले अल्हम्दुलिल्लाह हुआ और मेरी आर्टिकल्स भी PWC में हो गई। बाकी जो 2 दोस्त थे उनकी आर्टिकल्स लगी हारून ज़करिया में और एक दोस्त की आर्टिकल्स लगी GT में। अभी मैं बात करूंगा उनमें से एक जो मेरा दोस्त था जिसकी आर्टिकल्स लगी है हारून ज़करिया में। अच्छा, मेरा कैफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे। बाकी जो मेरे दोस्त थे उनका कैफ हुआ किसी का 3.5 साल में, किसी का 4 साल में, किसी का 4.5 साल में। मैं था PWC और वो हारून ज़करिया के उसमें था। अब सर मैं कहानी बता रहा हूँ, उनमें से एक दोस्त जो कि हारून ज़करिया में था उसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। होता ये था कि उस टाइम पे हम चारों की गैदरिंग थी, इतवार को मिलते थे, क्लासों के अलावा क्लासों में भी होते थे। तो जब हम इतवार को मिलते थे तो सर वो बंदा, हम कहीं डिनर के लिए जाते थे। जाहिर सी बात है ये 2010-11 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरा मतलब 11 की बात होगी, वो लोग तब 11-12 की बल्कि। तो मैं मॉड्यूल ई के अटेम्प्ट में था, उन्होंने तब कैफ क्वालिफाई किया। हम जब डिनर के लिए जाते थे उस टाइम पे 100 रुपये का बिल आता था। और 100 रुपये उस टाइम भी कोई महंगी चीज़ नहीं होती थी इतनी, सही 100 रुपये का बिल आता था। और वो शोर मचाता था कि तुम लोगों ने आज ज़्यादा खर्चा करवा दिया, 60 रुपये आने चाहिए थे, 70 रुपये तुम लोगों ने खर्चा ज़्यादा करा दिया। हारून ज़करिया में था, मैं फर्ग्यूसन में था। लाइफ फास्ट फॉरवर्ड हुई और अब हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो 2000 रुपये से अगर कम का बिल आए तो भाई को मज़ा ही नहीं आता पर हेड। समझ रहे? वो 100 रुपये पर हेड। अब जिंदगी में क्या हुआ, उसकी आर्टिकल शुरू कहां से हुई? हारून ज़करिया। लेकिन इस स्टोरी की मॉडल ये है, अब सुनिएगा हुआ क्या
हम थे बड़ी फर्म में, हम जाते थे यूनिलीवर इधर उधर उसको ऑडिट करने, सही है। अब हमारे क्लाइंट सारे टॉप नॉच, तो हमें हमेशा ही लगता था कि हम भी बड़े होंगे, कहीं यूनिलीवर वगैरह में जॉब करेंगे। उसके क्लाइंट उस टाइम पे हारून ज़करिया के पास क्लाइंट तो अच्छे थे ही, शायद अभी जितने अच्छे उतने अच्छे नहीं थे, तो उसके क्लाइंट होते थे छोटे मोटे, सही है। जब वो वहां पर गया और 2000, अच्छा हमारे पास फर्ग्यूसन रगड़ा भी बहुत मारती थी, हारून ज़करिया का उस टाइम पे इतना रगड़ा भी नहीं लगता था। वहां पर वो गया और वहां पर उसका एक सीनियर था, उसके साथ उसने एक साथ जब आप टीम में काम करेंगे, उसके सीनियर ने उसको पहचान लिया, कह रही बच्चा थोड़ा काम वाला है, मेहनती है। उसके सीनियर ने एक दिन उसको ऑफर की कि भाई मैं अपना जो है ना ऑनलाइन काम करता हूँ। ये 2013-14 की बात है। उस टाइम पे ऑनलाइन बुक कीपिंग वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आम नहीं था, इंडियंस बहुत कर रहे थे। उसने बुक कीपिंग वगैरह ऑनलाइन वगैरह वाला मैं काम करता हूँ, मुझे एक बंदे की ज़रूरत होती है, तू मेरे साथ काम करेगा? उसने कहा कर लेते। वहाँ से उसने बुक कीपिंग का काम करना शुरू किया 2013, 14, 15। फिर होता ये था कि हम एक दफ़ा, मुझे याद है, दोस्तों की पिकनिक हुई, हम सब पूरे जो है ना मोहल्ले के लड़कों की पिकनिक हुई, उसने भी कहा और एंड टाइम पे उसने करा दी टोपी। उसने कहा मैं नहीं आ रहा। अच्छा उसकी एंगेजमेंट हो गई थी और करीबी दोस्त था। मुझे याद है पिकनिक वाले दिन सुबह सुबह, संडे की सुबह फ़ोन करके हमने उसको सुनाया, मैंने कहा तू बच्ची के चक्कर में नहीं आ रहा, पूरी रात बात की होगी तेरे। उसने कहा पे जाना छोड़ना चाहिए। उसने कटा दिया एंड टाइम पर। हम भी गुस्से में थे, जाहिर सी बात है। जिंदगी और आगे बढ़ी, आर्टिकल्स उसकी खत्म। उस टाइम पे मेरी यूनिलीवर में जॉब चल रही थी। मैंने कहा हाँ भाई अब कैसा है, खुश है, और जो है क्या कर रहा है, अपनी मतलब फर्म खोल रहा है या क्या कर रहा है? बोलता हाँ, बोला यार मैं फर्म खोला। मैंने कहा फर्म खोले वाकई में? बोलता है हाँ। तो मैंने कहा यार फर्म खोल रहा है, कैसे काम वाम कैसे आएगा, क्या है? हम बड़े परेशान, मिडिल क्लास का बच्चा। उसने कहा बेटा मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट का बेस तैयार है, सही है, मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ गोड़ों का, तो मेरे पास इतने क्लाइंट हैं कि जो तो इस वक्त तेरी सैलरी है ना उससे 3 गुना मेरी महीने की इनकम है। आर्टिकल्स कहाँ की थी? हारून ज़करिया। मेरी आर्टिकल्स कहाँ की थी? PwC। आज माशाल्लाह वो जिस पोजीशन पे उसकी फर्म है, तो आप ये समझें कि आज से 4 साल पहले का मुझे उसका रेट पता था। वो जो चार्ज करता था गोड़ों से, वो पाकिस्तानी करेंसी में 5,500 बनते थे 4 साल पहले। इस वक्त वो घंटे के जो मेरे ख्याल में गोड़ों से चार्ज करता है वो 10-11 हज़ार रुपये होंगे, सही है। ज़िंदगी माशाल्लाह पूरी उसकी फर्म सेट है। ज़िंदगी उसकी इतनी हसीन है, आप में से बहुत सारे वो ज़िंदगी जीना चाहेंगे। वो रात पूरी गेमिंग में गुजारता है और इंतज़ार करता है कि कोई क्लाइंट व्लाइंट का फ़ोन आए तो डील करे। उसका जो पार्टनर, जो सीनियर उसको मिला था, वो हारून ज़करिया नहीं जाता, तो वो सीनियर, वो बंदा सुबह फर्म संभालता है 8 से लेकर 4, और वो 4 मतलब 2:30-3-4 बजे ऑफिस पहुंचता है, 8 बजे तक ऑफिस में होता है। ऑफिस के बाद घर पे आता है, उसका काम होता है क्लाइंट से डील करना। अब बोलता है क्लाइंट से रोज़ तो डील नहीं करना होता ना, तो मैं गेम खोल लेता हूँ, पूरी रात गेमिंग, फजर पढ़ के सोना, ज़ोहर में उठना, और ज़ोहर के बाद फर्म जाना, और माशाल्लाह ज़िंदगी सेट। वो शायद उसने अभी CA कब किया क्वालिफाई? पिछले 1.5 साल पहले, और मैंने कब किया था? 2015 में। तब आप सोचें, अपेरेंटली लग रहा है कि यार PwC में जाना सब कुछ। मैं अपनी फर्म मैंने खोली 2020 में, और वो माशाल्लाह 15-16 से खोल के बैठा था। तो अपेरेंटली देखा जाए तो उसके लिए नुकसान की चीज़ थी भाई हारून ज़करिया में हुआ कैफ 4 साल में। लेकिन आज मैं कहता हूँ माशाल्लाह शायद हम चारों दोस्तों में सबसे आगे वो है। तो याद रखें, आपका फ्यूचर अल्लाह ने एक बना के रखा है, आपको नहीं पता, बाज़ मरतबा आपको लगता है। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई 6 महीने किसी की अटैम्प्ट थोड़ी सी लेट बन रही है, कुछ हो रहा है, तो याद रखो हो सकता है कि देखो 6 महीने पहले क्वालिफाई करना है, या अपनी पसंद के, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से लाइफ पार्टनर से शादी करनी है। सबका जवाब दूसरा ही होगा। बोलेंगे 6 महीने गुजारा कर लेंगे, अगले के साथ जब ज़िंदगी, तो हो सकता है जो तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर हो, वो अगर तुम 6 महीने क्वालिफाई करते किसी और के साथ फंस जाते, और 6 महीने अगर लेट हो रहे हो तो वो अल्लाह ने लिखा हुआ हो। तो अपने आप को मोटिवेट रखो, उसने तुम्हारे लिए बेस्ट प्लानिंग करके रखी हुई है। तो अगर फर्म में नहीं हुआ, चीज़ों के मसाइल ने लग रहा है कि भैया अटेम्प्ट के मसाइल हैं, तो टेंशन ना लें, अल्टीमेटली इंशाल्लाह अटेम्प्ट भी बन जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी KPMG का जलवा शुरू नहीं हुआ। KPMG का जलवा अभी शुरू होगा इस महीने। उन बच्चों को भी आएगी जिनके कैफ के 1-1 पेपर रहते हैं, कॉलें आएंगी। KPMG का एक ट्रेंड रहा है,
अब आ जाते हैं सर, इसमें एक कराची का बच्चा होता है हमारे पास और एक होता है आउटसाइड। आउटसाइड कराची वाला बच्चा ऑनलाइन में कितना है मेरा बच्चा, मैं चाहूंगा हाथ उठाए। दोनों के लिए थोड़ी सी अलग अलग बातें होंगी, फिर आएंगे फर्म की जिंदगी कैसे गुजारनी है क्या। आउटसाइड कराची वाला बच्चा, सही है सर। अब जो बच्चे आउटसाइड कराची के, तो मैं आपको एक बात बता दूं सर, जो कराची में एक चीज हमेशा मैं कहता हूं कि एक शायद कराची वाले बच्चे को ये बेनिफिट है, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट्स हेड ऑफिस यहाँ पर हैं, सही है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के। तो यहाँ पर जितना बिग फोर उठाती है ना, जितना बिग फोर एक अटेम्प्ट में यहाँ पर बच्चा उठाती है, उतना आउटसाइड कराची में उसका आधा बच्चा सारी फर्म से मिलकर उठाती हैं। तो कराची वाले बच्चे को ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आउटसाइड वाले बच्चे का कुछ वो नहीं है। आउटसाइड के बच्चे को इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा, अगर वो बच्चा आ सकता है तो वो 3-3.5 साल कैरियर के लिए कराची आ सकता है, तो वो कराची आ जाए। कराची में फर्म्स की इंडक्शन रेशो बहुत अच्छा है। और अब मसला ये हुआ है कि किसी ज़माने में कराची में बच्चा भी सीए का ज़्यादा होता था, और पूरे पाकिस्तान के कराची से कम। इस वक्त कराची का बच्चा आईकेप के रिजल्ट्स के उसके हिसाब से कराची और सिंध का बच्चा पंजाब केपी के मुकाबले में 40% है। अगर वहाँ पे 100 बच्चा है तो यहाँ पे 40 बच्चा है। तो अब वहाँ पर बच्चा माशाल्लाह सीए का ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इंडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है। तो सर एक अब जो कराची का बच्चा है और आउटसाइड, पहले आउटसाइड कराची के बच्चे की बात करूंगा, अगर उसका अब तक फर्म में नहीं हुआ, मैं उसको कहता हूं कि भाई वहां पर आप बिग 6, बिग 10 QCR रिलेटेड कहीं भी चले जाओ। सर अगर मेरा बिग 4 में नहीं होता, बिग 6 में, तो उसका कोई हल है, कोई उपाय है? क्योंकि आप ही जॉब डाल रहे होते हैं, बिग 4 के बंदे चाहिए, बिग 6। हाँ देखो एक बात हमेशा रियलिटी याद रखना, कोई भी इदारा लम्ज़ है, IB है, अपना नाम हार्वर्ड है, नाम बनाता है, फिर जब उसका नाम बन जाता है तो उसकी वैल्यू होती है। तो सर हम क्या करें अगर हमारा बिग 6 में नहीं है? कोई मसला नहीं। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं छोटी फर्मों से थे, आपके पास एक ऑप्शन होगा अगर कोई बच्चा छोटी फर्म में जाता है, जो मैं स्पेशली जो आउटसाइड कराची इतनी अपॉर्चुनिटीज बिग 6 में नहीं है, उनके लिए ये होता है कि आप जाएं छोटी फर्म में, टाइम पे क्वालिफाई हो, इसके बाद आप अगर टाइम पे क्वालिफाई हो गए ना, आप 1 साल की कमिटमेंट दें बिग 4 में, और बिग 4 आपको हाथ चूम के रखेंगे, क्योंकि बिग 4 को पता है हमारा अपना बच्चा तो कमिटमेंट पूरी करेगा नहीं। तो बिग 4 आपको, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट सीए की चल रही है माशाल्लाह, मैं आपको बता दूं, चल हम बाहर के लिए सीवीज ढूंढ रहे हैं और आप यकीन माने सीवी नहीं मिल रही है। सही है, क्वालिफाइड बच्चे की सीवी नहीं है मार्केट में। सही है सर, वो बच्चा पाकिस्तान में कंपनीज ढूंढ रही है और क्वालिफाइड बच्चे के पास माशाल्लाह। अभी पिछले दिनों टपाल ने एक सीवी मांगी मुझसे, टपाल के एक बंदे ने 1.5 लाख रुपए उसको चाहिए था, क्वालिफाइड प्लस 1 साल का तजुर्बा। 1.5 लाख क्वालिफाइड सीए प्लस 1 साल का तजुर्बा। आप यकीन माने मुश्किल से जो ना 1-2 बच्चों ने अप्लाई किया, और वो जो बच्चे जो थे ना, मतलब सिर्फ वो भी ऑलरेडी कहीं 1.40-1.30 तक कमा रहे थे। मैंने कहा देखो भाई 1.5 लाख है, तो फिर वो इस वक्त पाकिस्तान में इतनी अच्छी मार्केट है सीएस की। तो आपने क्या करना है, अगर आप अदर देन बिग 4 हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम पे क्वालिफाई होना है, 1 साल लगा लेना है बिग 4 में, और आप बाहर जब जाते हैं ना तो फिर 1 साल का तजुर्बा मांगते हैं बिग 4 का, उससे ज़्यादा नहीं मांगते, तो आपका वो हो जाए। इसी तरीके से इस वक्त बिग 4 की जगह मैं कहता हूँ बिग 6 हो गया। और बिग 6 अफेक्टिवली बिग 6 में मैं देख रहा हूँ कि सर BDO की दुनिया भर में बहुत डिमांड आ रही है, स्पेसिफिकली US में। AFF में जब मैं सबसे पहले US में AFF ने हायरिंग की, उसके बाद दूसरे नंबर पे BDO ने, और तीसरे नंबर पे GT ने, इन 3 ने हायरिंग की है US साइड पे, और किसी ने अभी तक KPMG की हायरिंग नहीं चल रही। सही है, EY नहीं करता। तो ये आप देखें सर, तो इस वक्त और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, परसों मेरी एक KPMG के पार्टनर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी BDO बहुत तेज़ी से आ रहा है। EY के 2 पार्टनर्स गए, KPMG के कुछ पार्टनर से बातचीत चल रही है उनकी। तो आप देखें सर, बेसिकली कुछ फर्म्स आ रही हैं। तो अब, और मैं बोला BDO अभी भी कंजूसी कर रहा है, उसके पार्टनर्स तक भी ये बात पहुँचे, उसको चाहिए बंदे ज़्यादा, वो बंदे कंजूसी में कम उठा रहा है, और एक बच्चे पे काफ़ी लोड डाल रहा है। तो याद रखें सर, BDO आगे जाके करेगा हायरिंग, तो ये आप याद रखें, फर्म में सब बच्चों का इंशाल्लाह हो जाएगा। इस वक्त फर्म्स के पास एक और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले आप जाते थे सेकंडमेंट पे, अब सेकंडमेंट्स कम हुई हैं, चल रही हैं लेकिन कम हुई हैं। अब वो घोड़ा कहता है, कोविड में उसको समझ में आ गया कि इनको अपने मुल्क में बुला के काम कराओ, तो घोड़ा कहता है भाई फर्म, मतलब हमारी पाकिस्तानी फर्म्स का ही, जिसको बोलते हैं स्मार्टनेस थी उनके अपने हक में। उन्होंने घोड़े को बोला यार तुम क्यों बच्चे को बाहर बुलाते हो, तुमको यहीं से काम कराएंगे, तुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा,
बाकी तो पैसे हमें देना। तुम्हें कहते हैं अच्छा ठीक, तुझे वैसे तो हमें देने 16,000, तो एक काम ये कर, जब तुम 1-1.5 साल हो जाते हो ना, तो कुछ फर्म्स ने ऑफर किए अपने ट्रेनिस को, तो हमसे ले ले 25,000, लेकिन तेरा टाइम होगा रात के 2 से 11, और तुमसे 25,000 ले लो, तुमसे बाहर का ऑडिट करवा रहे हैं। जो काम पहले तुम जाके सामने सेकंडमेंट पे करते थे, अब वो यहाँ पर कर रहे हो, फर्म की तो मज़े ही मज़े। सही है सर। तो इस वक्त इसीलिए डिमांड बहुत ज़्यादा है। PwC ने पिछली दफ़ा कोई 200 बच्चा के करीब उठाया था, इस दफ़ा तकरीबन 80-90 बच्चे को उठा लिया। सही है। ये PwC की हायरिंग है। इसी तरीके से KPMG भी जो बात हुई, अब तक बहुत बच्चा उठाएगा। तो आप टेंशन ना लें, और किसी का नहीं भी होता छोटी फर्म में जाएं, बता दिया, टाइम पे क्वालिफाई हो, 1 साल लगा लें तो आप इंशाल्लाह उसी के। अब आ जाते हैं सर, ये तो बात उन बच्चों की हुई जो कि नहीं हुआ। अब आते हैं सर जिन बच्चों का फर्म में हो गया और जिनका नहीं, वो भी अभी हो जाएगा। अब मैंने कहा ना डिफरेंट बॉल गेम पे आ गए हो। अब अगले 3.5 साल शायद तुम इतना झूठ बोलो जो तुमने आज तक जिंदगी में नहीं बोला है। अभी तो अलग प्रोफेशनल लाइफ का चार्म है, मजा आ रहा है। कुछ टाइम में बोलोगे मुझे अपने घर जाना है, और फर्म बोलेगी नहीं बेटा अभी नहीं। असल कहानी शुरू होगी जब तुम पहला ईयर एंड पे जाओगे, वो ईयर एंड करोगे, और ये ईयर एंड भी याद रखना सिर्फ हल्का सा स्टार्टर होगा। पाकिस्तान में असल ईयर एंड शुरू होता है जून, मतलब जून वाला होता है। तो सर याद रखें बातें, फर्म में बच्चा क्या गलतियां करता है, और मैं हमेशा से हर क्लास में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ऑडिट वगैरह के हिसाब से टिप्स दूंगा। फर्म में जो बच्चा सबसे पहली गलती करता है सर, वो ये होती है, वहाँ पर जाकर भी क्लासों का रोना मचाता है। मुझे क्लासें लेनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है। याद रखें सर, फर्म में अगर शुरू के 6 महीने में, साल में तुम्हारा परसेप्शन अच्छा बन गया, अगले 2.5 साल पार्टी करोगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर 6 महीने साल में हो गया ना कि यार ये काम नहीं करता, देखो तुम्हारे लिए बेशक फर्म प्रायोरिटी हो ना हो, शुरू के साल में उसको बताओ कि मेरे लिए फर्म सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। देखो याद रखो, फर्म में सीनियर्स का फीडबैक जा रहा होता है। मैं खुद एक फर्म माशाल्लाह चलाता हूँ, तो हम सीनियर्स से पूछते हैं कि यार इस बच्चे के बारे में तेरी क्या राय है। वो सीनियर्स बताता है, तो फर्म में सीनियर आपकी बात बताएगा मैनेजर को, मैनेजर फिर आगे पार्टनर तक में भी जाती है कि इस बच्चे में दम है। तो फिर जब एक दफ़ा बच्चे का दम साबित हो जाता है, तो अगली जब जॉब इंचार्ज लेवल पे आता है, आगे बढ़ने पे आते हैं, आजकल तो 1.5 साल में बच्चा जॉब लीड करता है, तो कहते हैं यार इससे जॉब लीड करा लो, इसको काम आता है। लेकिन अगर फर्म शुरू में ही आपने कहा नहीं नहीं सर मेरी वो ये भी क्लास है, मेरी वो भी क्लास है, मुझे ये भी है और मुझे वो भी है, प्रेशर पीरियड में, तो आपका इंप्रेशन इतना बुरा होगा सर, यकीन माने। क्लास तो फिर भी नहीं लेने देंगे, लेकिन आ जाएगा कि ये रोता बहुत है, इसको पढ़ाई की पड़ी है। मुझे खुद KPMG के एक पार्टनर कह चुके हैं, फर्ग्यूसन के एक पार्टनर कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ये बच्चा भी पहले पूरा CA करके आए, आर्टिकल्स के लिए क्वालिफाई हो जाए, जैसे नहीं SCCA में होता है। मतलब क्यों बोलते हैं यार फिर हमें ना छुट्टियां देना इनको पसंद नहीं है, तो वो आपसे ये मांग करते हैं मेरा बच्चा। आप लोगों को इसीलिए फर्म में एक तो अच्छे से उसमें अपना नाम कमाना है। नाम कैसे कमाओगे? जब तेज़ी बताओगे। तेज़ी में हर क्लास में शुरू में डिस्कस करूंगा किस एरिया को वेरीफाई करते हुए कहाँ से तुम फ्रॉड पकड़ सकते हो, कहाँ मसाइल हैं, अपने एक्सपीरियंस से उससे। लेकिन याद रखो सर डिफरेंट है फर्म तुम्हारी वाकई में 6 महीने साल में। देखो हमेशा कहता हूँ 3.5 साल के आर्टिकल्स में 2 साल तुम फर्म के ट्रेनी हो और 1.5 साल क्लाइंट के एम्प्लॉय हो। क्या मतलब सर? 2 साल फर्म में तेज़ी बताओ, फर्म में तुम्हारी परसेप्शन। याद रखो फर्म प्रोफेशनल माँ होती है। मैंने जब तक जॉब की ना, कहीं भी इंटरव्यू में गया सिवाय एक आध जगह के, सब ने पूछा फर्म में किस बंदे का कौन से सेक्शन में काम किया था, फर्ग्यूसन के मैंने कहा सेक्शन बी। किस पार्टनर के साथ काम किया था? क्यों पूछते हैं? क्योंकि फर्म के पार्टनर सब लोग जो इंडस्ट्री में बैठे हैं वो भी फर्म से निकले हुए। अच्छा वो गए में वो जानते हैं इस पार्टनर को, तो इस पार्टनर को बाकायदा बंदे का फ़ोन करके नाम दिया जाता है, उसकी फ़ोटो भेजी जाती है कि सर इसके बारे में राय दे दें, ये कैसा था। अब फर्म में तुमने पार्टनर को, मैनेजर को भरम कराए हुए होंगे, हो सकता है उस टाइम पे वो मैनेजर और पार्टनर बन गया, और ये मेरे साथ हुआ था। मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। आर्टिकल्स मेरी ख़त्म हो गई, और मैं था एक छोटे से क्लाइंट पे, फर्ग्यूसन का क्लाइंट था SIUT। अब थी 10 मुहर्रम और काम चल रहा था, और मैं जॉब इंचार्ज भी था, और मेरी आर्टिकल्स खत्म थी, मुझे पता था हफ्ते बाद खत्म है। मैनेजर ने कहा आजा। अच्छा फर्म में जब आप एंड में होते हो ना, जब आप रिसोर्स काबिल बन चुके होते हो, अगर आप काबिल हो तो, तब सब बोलते हैं कि यार इसको रोकना भी है, इसको सब कुछ करना है, और उससे काम भी लेना है। और आपकी मिन्नत से माजत भी करते हैं। आप बोलते हैं एकदम से वक्त जज्बात बदल जाते हैं। तो पहले हम मैनेजर
उससे डरते थे, बाद में वो हमसे डरता था, ऐसा हुआ है। तो 3.5 साल में मैनेजर बोले भाई तू आ जाना यार सर 10 मॉडर्न को। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, मैं कहा मैं आऊँगा ही, आप कुछ भी कर लो ना, मैं मैनेजर सीनियर मैनेजर उसको कह रहा हूँ आप कुछ भी कर लो, मैं अभी वो बंदा डायरेक्टर है। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। बोलता है भाई आ जा। अब मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, और मैं आर्टिकल ट्रेनिंग 3.5 साल का, सही है जूनियर। उसने कहा देख आ जा। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप कुछ भी कर लो ना। मैंने उसको भरम करा दिया इत्तेफाक से। अब पता नहीं उसने मेरे साथ गेम किया, क्या हुआ, उसको एक कॉल आई, उस कॉल पे कोई मेरा सीनियर था जो मेरे सामने फर्म में था, जो फर्म छोड़ के जा चुका था। उसके रिलेटेड कोई उससे पूछ रहा था कि यार ये बंदा तुम्हारी फर्म में था, क्या है, कैसा है, सही है। उसने फ़ोन रखा, फिर मेरी तरफ देखा, बोला देख ले भले तू 10 मॉडर्न को नहीं आ, लेकिन याद रख ले तू कहीं भी जाएगा ना पहली इंक्वायरी फर्म में आएगी। अब फर्म में तेरे ऊपर है कि तू बना के जाए या। फिर मैंने कहा मैं आऊँगा, सही है। और ये बात मैंने महसूस की। मैं यूनिलीवर में जॉब की, यूनिलीवर में जॉब के लिए गया भाई, मेरे वहाँ पर हुआ कि अच्छा कहाँ थे, सेक्शन में कौन सा था, कि इलेक्ट्रिक में पूछा गया कहाँ थे। तो सर जहाँ काफ़ी जगह पे जब मैंने जीएसके में गया तो जीएसके में मुझसे पूछा कि भैया कहाँ जॉब का वो। तो इसका मतलब क्या है सर, फर्म में इंक्वायरी जाती है और फर्म में इंक्वायरी जाएगी, अगर तुम्हारी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी ना तो बोलेंगे हाँ यार बड़े काम का बंदा है। और वहाँ ना कि तुमने फर्म में टोपियाँ कराई हुई तो बोलेंगे भाई फाड़ेंगे। और अक्सर ऐसे मौक़ों पर आपको पता नहीं चलता, आप लोग कहते हैं इंडस्ट्री में आके भैया मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था, फिर भी मैंने नहीं रखा। वो ये था कि तेरी इंक्वायरी। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और दूँ, हमारी सीए की कम्युनिटी सर वैसे भी आप एक साल में तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 20-25 हज़ार आपके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकल जाते हैं। सीए अब तक लेकर तब तक 12,500 सीए हुए। इतनी छोटी सी कम्युनिटी है, तो आपकी रिश्ता इंक्वायरी भी किसी सीए के पास जाती है। तो अगर आपको इस प्रोफेशन में अच्छा वो है तो आप सीए से तो वैसे ही ना बिगाड़ें। मैं अब तक 15 से 20 लोगों की, क्योंकि मैं तो माशाल्लाह टीचर भी हूँ, उसमें से 2-3 मेरे अपने स्टूडेंट हैं, 4-6 दोस्त हैं, बाकी लोग उनकी रिश्ता इंक्वायरी मेरे पास आ गए कि इनको जानते हैं। अब जिनको नहीं भी जानते ना, लोग कहते हैं सर आपके तो माशाल्लाह कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप पूछ करके बता दें तो रिश्ता इंक्वायरी जाती है। तो फिर हम बताते हैं हाँ यार ये क्लास में था, अच्छा ये आपके यहाँ पे शादी कर रहा है, तो किसी और के साथ बैठता था इंस्टीट्यूट में, सही है। तो फिर बेसिकली ही हम ये सब चीज़ें सर, तो इसीलिए पहली एडवाइस फर्म में नाम कमाना है, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ये भी बता दूं, नाम कमाना ये सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन फर्म में कुछ बातें आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात, फर्म में कोई तुम्हें गाली नहीं दे सकता। अगर कोई तुम्हें फर्म में गाली देते, और फर्म में कल्चर है ये, छोटी फर्म से बहुत ज़्यादा है, अगर फर्म में कोई तुम्हें मैनेजर, सीनियर मैनेजर प्रेशर पीरियड में गाली देता है, तुम उसको वहीं पर रोक सकते हो। खवातीन को कोई हैरेस करता है, खवातीन वहीं पर, एक वाकया मशहूर है, नाम नहीं लूंगा, केपीएमजी के आज भी एक बंदा पार्टनर है, उसको एक खातून ने पार्टनर को, उस टाइम पे भी पार्टनर था, चमाट मार दी थी। तो याद रखें इस चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई आपको गाली नहीं दे सकता। हाँ, डांट डपट फर्म में चलती रहती है। अब आपको एक अलग लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, सब चीजों को आपको बैलेंस करना है। हाँ, नाम कमाना है तो 2 साल मैंने शुरू में क्या कहा, फर्म के बंदे हो, 1.5 साल में 2 साल गलतियां पकड़ के फर्म के पास जाओ। सर ये मैंने पार्टनर को बताओ, कोशिश ये करो किसी भी तरीके से सीनियर मैनेजर पार्टनर तक तुम्हारी पकड़ी हुई गलती पहुंचे, वरना अक्सर गेम बड़ा होता है। फर्म में अभी जाओगे पता चलेगा गलती तूने पकड़ी होगी, क्रेडिट जॉब इंचार्ज ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तूने गलती पकड़ी, उसके सामने एक चीज बताई, जॉब इंचार्ज ने बता दिया मैंने पकड़ी है, सही है, वो अपनी रेपुटेशन बढ़ा रहा होता है। कोशिश ये करना, कुछ चीज़ें जो तुम्हें लगता हो बड़ी मसाइल वाली हैं, पार्टनर सीनियर मैनेजर का रिव्यू हो तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके आ जाओ। लेकिन आखिरी के 1.5 साल में क्यों कह रहा हूँ, क्लाइंट में नाम बताओ, क्योंकि देखो अगर फर्म में बहुत कम लोग रुकते हैं, और अगर तुम्हें पाकिस्तान में जॉब करनी है तो अब क्लाइंट को बताओ कि तुम कितने तेज हो, क्योंकि अगर तुमने क्लाइंट को बता दिया कि तुम कितने तेज हो, वो तुम्हें जॉब ऑफर कर देगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल्स के अंदर ही 2 जगह से जॉब की ऑफर आ गई थी। एक जगह तो आ गई जब मेरे 2.5 साल हुए थे, तो मैंने उसको बोला भाई मेरे अभी 2.5 साल है। डाबर से आई थी, जो आपका डाबर हाजमोला डाबर आमला है। फिर एक आई थी आयशा स्टील, वहाँ पर मैंने खुद मना किया क्योंकि बहुत दूर थी, पोर्ट कासिम पे थी। तो ये चीज़ अगर क्लाइंट को पता चल गया ना, तो क्लाइंट भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। मैंने खुद गया हूँ इंडस्ट्री में, देखा यार ये बच्चा बहुत तेज़ है, ये बच्चा बहुत तेज़ है, इसको यहाँ पर आना चाहिए इंडस्ट्री में। तो क्लाइंट ने तुम्हें आखिरी साल में ताड़ लिया है
कि यार ये बच्चा ये बच्ची बहुत तेज़ है और ये आएगी और हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगी, तो क्लाइंट तुम्हें ऑफर करेगा, सही है, लेकिन उसको ये बात हो कि तुम तेज़ हो, उसको पता होता है मैंने क्या चीज़ कहाँ छुपाई हुई है। और अगर तुमने क्लाइंट की गलती पकड़ ली और पकड़ने के बाद आखिरी के 1.5 साल में क्या करना है, बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, क्लाइंट के पास जाना है, बोलना सर ये गलती सही कर लो, फर्म में नहीं बताना, अभी उसके मैनेजर फाइनेंस के पास जाना, CFO के पास जाना, बोलना सर ये गलती ना सही कर दें। बोलेगा तूने कैसे पकड़ी, पहले तो वो निगेट करेगा तूने, फिर तुमने अगर वो गलती पकड़ ली, वो दिल ही दिल में तुम्हारी इज्जत करेगा और जैसे ही तुझे पूछेगा कहीं ना कहीं जाते हुए तेरी आर्टिकल्स कब खत्म हो रही है, अच्छा, फिर वो तुमसे कांटेक्ट में रहेगा और तुमसे मांगेगा CV के, भाई तू मुझे CV दे दे, क्योंकि वो पहले तुम्हारी हायरिंग कर चुका होता है। एक बंदा था KPMG का, हम एक जाहिर सी बात इंडस्ट्री में थे, हम चीज़ें छुपाते थे, हर इंडस्ट्री छुपाती है, और कोई आज तक 11 सालों में पकड़ नहीं सका तक। उस बंदे ने पकड़ ली, मैं परेशान, मैंने कहा इसने पकड़ी कैसे, मैंने कहा बुलाओ, वो आया, मैंने कहा क्या किया तूने, कैसे किया, उसने कहा मैंने पूरी पॉपुलेशन वेरीफाई कर ली। मैंने कहा पागल है, कहा सैंपल चलते, तुमने पढ़ा है ना ऑडिट में, बोलते यार मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, गाँव का था, फारिग बैठा था, मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने उस बंदे को और तरीके से, अच्छा फिर मैंने जानबूझ के कुछ और चीज़ें चेक की, उसने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पर मैंने इसको कहा कि भैया ये बंदा मैंने तार लिया। खैर मैंने तो कंपनी पहले ही छोड़ दी, फिर मैं अपनी फर्म में आ गया, कुछ खैर हाँ। और उस बंदे को मैंने जो है लेकिन जाते हुए कह दिया था, मैंने कहा देखें ये बच्चा जो है ना, इसकी आर्टिकल्स ख़त्म हो चुकी हुई है, इसको बुला ले, ये बच्चा आपका काम वाम संभाल देगा उस जगह। कंपनी ने खैर उसको बुलाया नहीं, बोला आप उस बंदे की बाहर जॉब हो गई। तो पॉइंट ये था कि ये सब चीज़ें भी सर बहुत ज़रूरी है। देखो अब तुम प्रोफेशनल लाइफ में हो, क्या हम यहाँ तक सर क्लियर है? क्विकली छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ जिन बच्चों ने मुझसे पहले नहीं पढ़ा। प्रोफेशनल टीचिंग 2015 से ही कर रहा हूँ। CA जब मेरा क्वालिफाई हुआ तो उस टाइम पे मेरा FAR2 का पहला बैच चल रहा था, तो 2015 से प्रोफेशनल टीचिंग कर रहा हूँ। कराची में KNS में पढ़ाया, ताबानीज़ में पढ़ाया। KNS से तो 15 के से हूँ, ताबानीज़ में मैंने 2 साल पढ़ाया है, और 17-18 में 2 साल मैंने ताबानीज़ में पढ़ाया। उसके अलावा टीचिंग कैरियर की हाइलाइट्स ये है, एक FAR1 में मेरिट है। उसके बाद ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बड़े गौर से सुनना कि सर मैं 15 से पढ़ा रहा था और 19 तक कोई गोल्ड मेडल वगैरह मेरा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज पिछले 20 से लेकर 22 मतलब अभी पिछले 2 सालों में इफेक्टिवली माशाल्लाह मेरे 4 गोल्ड मेडल हैं मेरे स्टूडेंट्स के। ये जो पेपर है FAR का पिछली अटेम्प्ट में ये एक स्टूडेंट ने इस्लामाबाद से पढ़ा, अली मेहदी ने, उसने गोल्ड मेडल लिया। इसके अलावा FAR2 के अंदर 3 गोल्ड मेडल हैं, सही है। ये सब अल्लाह का एहसान है। मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड मेडल यूजुअली 70% बच्चे की मेहनत होती है, 30% टीचर का एफर्ट होता है, लेकिन मेजॉरिटी अब बच्चे की जो मेहनत है उसके ऊपर भी मैं क्लासों के दौरान बताऊंगा। बट मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, CA को हमारे बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने बहुत बदनाम किया हुआ है, मुश्किल है। CA इज़ द नेम ऑफ स्मार्ट स्टडी। आपको अगर पासिंग मार्क्स निकालने आते हैं, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी फर्म में एक बच्चा जॉब करता है, मेरा स्टूडेंट है, उसके पेपर जो है ना पिछले उसके 3 सालों में ना कैफ का एक पेपर निकला था। अभी पिछले 1 साल में उसके माशाल्लाह सिर्फ 1 पेपर लग गया अभी कैफ का। उसने पिछली दफ़ा MFA जैसा पेपर भी जो तुमने खुद पढ़ के निकाल लिया। उसने मैंने पूछा क्या चेंज है? बोला सर आपकी एक बात मैंने ना बड़े सीरियसली ले ली। मैंने कहा क्या? मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ 60 नंबर पेपर में वो आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें 24 निकाल के देंगे। उसने कहा सर मैंने इसका भी एक नया वर्जन निकाला है। आपकी बात सुन के मैं 30 नंबर पेपर में वो आइडेंटिफाई करता हूँ जो मुझे 25 निकाल के देंगे, बाकी 70 में से 25 निकालता हूँ। तो ये स्मार्ट स्टडी किस चीज़ में क्या है तुम देखोगे। सर अभी तुम्हारे सामने कुछ हकाइक पेश करूँगा मैं, उन हकाइक को देख के इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो आप बोलेंगे कि सर वाकई में CA इतना मुश्किल नहीं। अब आता हूँ सर, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया सबका। अब आते हैं कि सर ये बैच कब तक चलेगा, इसकी क्या चीज़ें होंगी, क्या डायनेमिक्स होंगे। तो सर देखें ये बैच आपकी जब तक अटेम्प्ट है तब तक आपके पास पोर्टल का एक्सेस होगा। अफेक्टिवली ज़्यादातर बच्चा यहाँ पर दिसंबर 23 वाला होगा, कुछ बच्चा जून 24 वाला भी होगा। तो जब तक आपके अटेम्प्ट है आपको बस निमरा को अभी बता देना होगा कि भाई मेरी ये अटेम्प्ट है, तब तक आपके पास इसका एक्सेस होगा।
अच्छा सर, मैं अगर जून 23 तक लेक्चर्स खत्म करना चाहता हूं, तब तक क्या लेक्चर्स खत्म होंगे? देखिए इस क्लास के नहीं होंगे, हाँ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। देखिए सर, अब फाइनल लेवल पे मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मुझे नहीं पता कि क्या, अच्छा अभी जो है अगर हम देखें तकरीबन जो है 28 के करीब लोग बैठे हैं, 15-16 यहाँ पर बैठे हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो कि अभी क्लास में बैठे हुए हैं और उसकी एक बड़ी आवाम रिकॉर्डिंग लेगी। और क्योंकि FAR 2 लेवल पे भी हम देखते हैं 40% आवाम होती है। फाइनल लेवल पे सर पिछले बैच में तकरीबन मेरे ख्याल में कोई इनरोल बच्चे थे माशाल्लाह कोई 150 के आसपास, सही है, मतलब अभी जो चल रहा है भी है इसमें कुछ, उसमें से आप यकीन माने मैं आगे जाके जब लाइव क्लासें लेता हूँ 2 बच्चे फिजिकल बैठे होते हैं, 3 जूम पे, बाकी बच्चे घर पे रिकॉर्डिंग। और एक दफ़ा मैंने पूछा भी, मैंने कहा यार मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम लोग रिकॉर्डिंग लेते भी और नहीं लेते, जो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं मुझे मैसेज करें। तो आप समझे ये बात मैंने जुमेरात की क्लास में की थी और मुझे मैसेजेस मंडे को आए, तो बच्चों ने कहा सर हम संडे को सारी क्लासें लेते हैं। तो फाइनल में रिकॉर्डिंग एक मेरे हिसाब से एक नॉर्मल मीडियम है, रिकॉर्डिंग में ही बच्चा जाता है। बहुत सारा बच्चा जो हमारा भी था उसने भी आज कहा कि नहीं सर मैं रिकॉर्डिंग ही लूँगा, तो रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग लो, लेकिन फाइनल में याद रखो पिछली अटेम्प्ट में FFR का रिजल्ट दिसंबर 17 के बाद सबसे कम आया 20%, उससे पहले इसका 32-36 था। और ICAP से जब हम बात करते हैं तो ICAP कहता है रिकॉर्डिंग जमा कर करके रखता है और एंड में लेता। तो मैं यही कहता हूँ देखो फर्म, लेकिन फर्म से भी हमारी जब बात होती है ना, हम फर्म को कहते हैं बच्चों को क्यों नहीं छोड़ते, बोलते हैं सर इनको बोले रिकॉर्डिंग ले, लेकिन और रिकॉर्डिंग लेना तो फर्म के पार्टनर्स कहते हैं आप बच्चे को बोले रिकॉर्डिंग ले, हम गारंटी देते हैं कि सिवाय पीक सीजन के इनको कभी संडे को नहीं बुलाएंगे, इनको बोले ना संडे को काम करें, सैटरडे को भी ऑफ सीजन में नहीं बुलाएंगे, उसमें पड़े आम दिनों में हमसे घर जाने की बात ना करें। हाँ ऑफ सीजन में आप फिर भी चले जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो सर साथ साथ करें ये चीज़ें। अब मैं आऊँगा क्विकली छोटी सी 5 मिनट की बात बनाई, मेरी एक बड़ी डिटेल डिस्कशन यूट्यूब पे मैंने कर दी है, जो लिंक भी शेयर कर दिया पेपर कॉम्बिनेशन पे। बहुत सारा बच्चा आता है कि सर पहली अटेम्प्ट में क्या जाए, और पहली अटेम्प्ट में मार्केट में एक हर्फ आम मशहूर है और मेजॉरिटी बच्चा उसके ऊपर जा रहा होता है। वो कहता है बच्चा कि सर मैं लूँगा FFR और ऑडिट, और बहुत सारा बच्चा इसके साथ साथ क्या लेता है BFD। यूजुअली ये कॉम्बिनेशन मार्केट में नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना FFR का पिछली अटेम्प्ट में 20% रिजल्ट आया। उससे पहले ये मैं आपको बता रहा हूं पिछली अटेम्प्ट जिसको हम कहेंगे जून 22, सही है सर, उससे पहले एवरेज अगर मैं लगाऊं पिछली, इससे पहले कि अगर जो है 5 ईयर्स लगाऊं, तो आप देखें एवरेज रिजल्ट है ना FFR का 32% बन रहा है। कितना बन रहा है? ऑडिट की अगर मैं बात करूं ना सर, तो ऑडिट का एवरेज रिजल्ट ही 18 से 20% है। कितना है सर? 18 से 20। अब मेरी एडवाइस ये, और जिसको अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी सोचें सर, किसी ज़माने में जब हम थे स्टूडेंट CA के, तो सर मॉड्यूल ये होता था, उसमें FFR होता था, उसके अंदर IT होता था, उसके अंदर BM, जब तुम्हारा SPM होता था, और कंपनी लॉ होता था। 4, और कंपनी लॉ उस टाइम पर रट्टे वाला होता था तो इतना मुश्किल नहीं आता था ये 4। अगली अटेम्प्ट में मॉड्यूल F में होता था ऑडिट। अभी बच्चा करता क्या है, बच्चा शुरू में उठा लेता है ऑडिट, और ये सबसे बड़ा भंड मारते हैं ऑडिट। एक तो शुरू में उठाते हैं, उसके क्लासें भी अभी से लेना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अभी पढ़ता है भूलता जाता है, और अभी तुम्हें वो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि ऑडिट को पहला कैसे जाता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे को लगता है कि यार ये इतना बड़ा इशू मैंने पकड़ा, पार्टनर की नज़र में इतना सा अगर वो जाते ये मक्खी की तरह उड़ाएगा, बोलेगा चल हटा, क्लियर रिपोर्ट देगा पार्टनर, तुम्हारे हिसाब से तो इसके ऊपर एडवर्स ओपिनियन बनता था, बोलेगा चल भाई चल सही है। तो सर अभी प्रैक्टिकलिटी का तुम्हें अंदाज़ा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम्हारे पास तजुर्बा इतना नहीं होता, तो इस बेस पे तुम लोग कैफेट के साथ ये करते हो। और इसमें बच्चा, मैं आपको बता दूं, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा, चीता बच्चा, जो कि कभी कैफ में नहीं रुका था, आगे भी मुझे पता है इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, लेकिन वो ऑडिट में रुक रहा है। सर वो कहाँ रुक रहा है? ऑडिट के अंदर वो बच्चा रुक रहा है। और मेरा मानना, और ज़्यादातर ठीक है सर, गलती यही है कि बच्चा पहली अटेम्प्ट में ना उसको ऑडिट की नॉलेज होती है, ना उसको इस लेवल की ड्राफ्टिंग पे आता है, और बच्चा ऑडिट उठा रहा होता है। तो मैं हमेशा नए बच्चे को कहता हूं, भाई तुझे इतना ही शौक है ना, इसको रिप्लेस करके तू दे दे,
ये सेल्फ स्टडी पे भी हो सकता है, नहीं तो तुम आखिरी के 3-4 महीने में भी। अब सुनना सर, इसका एक लॉजिकली एक और चीज भी होती है। आई कैप के रिजल्ट्स कहते हैं, हिस्टोरिक जो स्टेट्स कहते हैं, कैफ लेवल पे भी मेजॉरिटी बच्चा प्रैक्टिकल में नहीं इतना रुकता जितना थ्योरी में रुकता है। आप देख लें लॉ फंसा पड़ा होता है, आप देख लें ऑडिट रुका हुआ होता है। तो आई कैप भी कहता है भैया थ्योरी में, और यहाँ पर तो और इसका मसाइल है। सर मैं आपको बता दूं, अब बीएफडी का कोर्स बड़ा हल्का हो गया, तो और मैं कहता हूँ पहली अटेम्प्ट है यार, तुम पहली अटेम्प्ट है, शुरू के 10 ओवर्स खेल रहे हो, तो शुरू के 10 ओवर्स खेलते हुए मेरा बच्चा तुम्हारे पास रन ज्यादा हो, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। FAFR BFD निकालना आसान है ऑडिट के मुकाबले में, SPM निकालना आसान है, तो मेरा मानना है पहली अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस की तरफ जाओ। और तुम्हें MSA का शौक है तो इन दोनों से तुम्हारा MSA 2 खुल जाएगा। जब MSA 2 खुल जाएगा तो फिर अगली अटेम्प्ट में पढ़ो ऑडिट। सही है। टारगेट, अच्छा सर अगर मैं पहली अटेम्प्ट में 4 देना चाहूं, ऐसे भी लेजेंड हैं। एक स्टूडेंट को मैं जानता हूं, उसने माशाल्लाह ऐसे करके CA निकाल लिया, बट मैं उसको कहता हूं तू हम में से नहीं था, वो अलग माशाल्लाह एक क्लास थी। तो सर 4 भी दे सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं 4 पे वो बच्चा जाए जिसकी फर्म की वजह से 1.5 साल हो गया, वरना सर 1 साल के उसमें ना अब आई के बहुत खतरनाक चल रहा है। 4 बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको एक बिल्कुल मोहतात अंदाजे के हिसाब से बताऊंगा ना सर, मोहतात अंदाजे के हिसाब से, तो FAFR का कोर्स आपका 300 घंटे का है। कितने का है? 300 घंटे का। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को कंप्रेस थोड़ा सा, स्टडी टाइम क्लास में से जो अगर हम बातें शातें लगाएं तो ये 400-450 घंटे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, FAFR का कोर्स है 300 घंटों का, उसके अलावा इसके अंदर कम से कम 2000 प्लस कॉन्सेप्ट्स हैं। अब सर ये 2000 प्लस कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है आपका? कंसोलिडेशन में गुडविल एक कॉन्सेप्ट है, NCI एक कॉन्सेप्ट है, इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट है ये, तो ये इतनी हैवी चीज है। सही है सर। तो इसीलिए इसी तरीके से 2 पेपर जो है ना सबसे खतरनाक है कोर्स के हिसाब से, FAFR और लॉ। इसीलिए मैं कहता हूँ लॉ दो सबसे एंड में, जब तुम्हारे पास MSA 1 होगा अगर तुम सही तरीके से चलोगे इंशाल्लाह, और लॉ। और FAFR दो शुरू में, क्योंकि इसको देने के लिए 1 साल चाहिए होगा तुम्हारे पास अफेक्टिवली, क्योंकि सर इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं। और आप यकीन माने जिन बच्चों ने 1 साल जो कैफ फर्स्ट अटेम्प्ट में गए ना, वो अभी पेपर है ना, वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे सर IFRS 2 छोड़ दूँ। उसने मतलब पूरे 1 साल में भी क्लासें नहीं ली, अभी बोला सर IFRS 2 देख ही नहीं सका हूँ, छोड़ दूँ। फिर मैं उसको ऑडियो दे रहा हूँ, भाई तू ये सुन ले, ये कर ले, इतना एक चीज़ देख ले। तो याद रखें सर FAFR में ICAP कैसे आपके साथ खेलता है, और आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं। तो सर याद रखें पेपर कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से ये है, 3 पेपर पे जाओ, 2 पे ना जाओ। देखो तुम्हें नहीं पता, FAFR BFD तो लाजमी मेरा मानना है। तीसरा एक थ्योरी का उठाओ, छोटा मोटा कॉन्फिडेंस है। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर करूँगा अपने तजुर्बे से। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारे बच्चों को पता है। तो मेरी जो है ना एक उसके ऑपरेशन चलते रहे, फिर बाद में 4-5 ऑपरेशन हुए हैं, 3-4 हुए हैं। तो मेरा ऑपरेशन था और मेरा यही BM का पेपर था, मनूस SPM। और क्लासें तो आप भी नहीं लेते, मेजॉरिटी हम भी नहीं लेते थे, हो जाता था। मुझे याद है कि मैं जब डॉक्टर के पास जाता था ना, तो मैं तब जाके इस पेपर को पढ़ता था। सिर्फ डॉक्टर के पास टाइम होता था, 1-1.5 घंटे की बारी आती थी तो मैं पढ़ता था। और मैंने एंड में इसके लिए 2 दिन रखे हुए थे। आप समझें कि मैंने कुल मिला के बाखुदा BM के पेपर को पूरे टाइम में 25 घंटे से ज़्यादा नहीं दिए। खुदकुशी करने के लिए गया था, मैंने कहा फेल तो होना ही है। बट हाँ, अच्छा उस टाइम पे कोई मसला भी नहीं था, चाहता तो एब्सेंट भी हो सकता था, बट मेमन आदमी था। मैंने कहा फीस बढ़ दी है तो बैठेंगे तो सही है। और ये पेपर भी उस टाइम पे एंड में होता था। मैंने कहा बैठना तो है। मुझे याद है सुबह सुबह बाइक पे दोस्त के साथ जा रहा था, उसने पूछा कैसी तैयारी है? मैंने कहा कसम खुदा की ऐसा लग रहा है BCom का पर्चा देने जा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा। और आप यकीन माने उसके अंदर जब पेपर देने बैठा हूँ, ये अल्लाह की खास मदद सर, 32 नंबर के वो सवाल उठकर आए जो मैंने सुबह सुबह पढ़े थे, अच्छे से दिमाग में बैठाए थे। दिमाग में आकर ये सवाल ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है। मैंने वहीं पर डिसाइड किया, मैंने कहा आसान, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इस 32 में से अगर तूने 25 ले लिए ना, तू पास हो जाएगा। बाकी तो मैंने कहा इतना तो फेंक ही लेगा। सही है। यकीन माने मैंने उन 32 नंबर के सवालों के ऊपर कोई 1-1.25 घंटा लगा दिया, क्योंकि असल मानों में से आते ये थे, बाकी तो प्रोड्यूस करने थे, सोचना था।
और पास हो गया। उसके बरक्स मैंने उसी अटेम्प्ट में कंपनी लॉ का पेपर दिया। कंपनी लॉ के ऊपर मैंने, अगर मुझे फर्म से 60 दिन की 67 फर्ग्यूसन पहले अटेम्प्ट में दे दी 67 डेज की, तो उसमें से कुछ नहीं ना तो मैंने 40 दिन लगाए थे कंपनी लॉ पर, वो मनोज फेल हो गया 46 नंबर पे। तो आप समझे 40 दिन जिसके ऊपर लगाया, क्लास से अलग, इसकी ना क्लास से 25 दिन लगाए। और तो बाज मर्तबा आपको नहीं पता होता पेपर कैसा आसान आ जाए। तो ये 2 वाली अप्रोच ना रखो। हाँ 3 लेकर चलो, कोई एक आध तुम्हें लगे तो उसको क्या कर दो कि हाँ अब जैसे एसपीएम है ना, ये हो जाता है, ये तुम्हें इंशाल्लाह पास कराने में बहुत ज्यादा, मेरा मानना है ये दोनों का रिजल्ट एक अच्छे बच्चे का बड़ा आराम से निकल जाता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आगे जाके चीजें और आसान होंगी। मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनका ऑडिट की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आउट हुआ है। तो इस चीज के ऊपर जरा सब बच्चे सोचना। सर ऑडिट का, अच्छा अब सर आते हैं, अब एक और चीज, क्लासें किसकी अभी शुरू करें? एफएफआर की तो अभी शुरू करनी है। मेरी एडवाइस होती है बीएफडी की भी कर दो, अगर है चाहो तो 6 महीने बाद भी कर सकते हो, लेकिन कर लो। अगर ऑडिट ले रहे हो फिर भी तुम्हारा दिल बहुत है तो ऑडिट की 6 महीने में बड़े आराम से, बल्कि ऑडिट तुम्हें सही मानों में समझ ही बाद में आना शुरू होगा। जो असल है जब तुमने 1 आध 2 क्लाइंट कर लिए होंगे भाई, तब तुम्हें, अभी तो तुमने वैसे ही पढ़ा हुआ है ना कि मटीरियलिटी क्या होती है, ये होती है, किस तरीके से होती है, पता चलेगा उसकी धज्जियां कैसे उड़ती हैं, क्या एक्चुअल पॉइंट्स होते हैं। जो तुमने आईटी की बातें, जो तुम्हें आईटी का पोर्शन बोझ लगता था कैफ लेवल पे, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी। तुम बोलोगे अबे क्या क्या चीज़ें चलती हैं। ऑडिट की क्लासें हो या एसपीएम की क्लासें लेनी हो, अभी नहीं लेना, 6 महीने बाद लेना, ताकि तुम्हें याद रहे, रिटेन रहे, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया हो। तो क्या हम यहाँ तक क्लियर है सर? अब आते हैं सर इस अटेम्प्ट में आपके साथ 2 कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। एक कार्रवाई आपको पता है पेपर कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। आप लोग जब देंगे दिसंबर 23 से एक्सपेक्ट, हालांकि मुझे अभी भी लग रहा है कि इतना नहीं होगा, वैसे तो आईकेप का मूड है जून 23 से कर देगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, इसके चेहरे पे एकदम से हवाएं आती रही क्या, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आईकेप के सॉफ्टवेयर में बहुत ग्लिचेज है। अभी पता चल जाएगा जो एमएसए के पेपर होंगे उसमें क्या है। तो सर कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। आप बच्चों को बहुत डर भी लगता है, हम इंशाल्लाह कुछ सवाल करेंगे भी। एक्सेल में अभी आप ऐसे चीते हो जाएंगे आपको वो नेमत लगेगा। हाँ प्रोवाइडेड आईकेप के जो सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेल बिल्ट इन है, स्प्रेडशीट है, वो सही चले। एक चीज तो ये और थोड़ा सा ग्रिड में चेंज है। अब मैं आता हूं सर, लोग कहते हैं कि एफएफआर मुश्किल है, ये हो जाता है। मैं कहता हूं सबसे, अगर टैक्स के बाद, यहाँ पर भी टैक्स सबसे आसान है पास करने के लिए, लेकिन टैक्स के बाद सबसे आसान पेपर है, और शायद अब टैक्स से भी वो एफएफआर हो गया, एसपीएम या एफएफआर। क्यों सर? एफएफआर का पेपर प्रिडिक्टेबल बहुत है। एफएफआर का पेपर प्रिडिक्टेबल बहुत है। अभी कुछ छोटी सी बातें इससे रिलेटेड करूंगा। किसी का अगर पेपर को आप कोई सवाल है तो 2 मिनट देना हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ, मैं कहता हूं पहली अटेम्प्ट में जाना चाहो टाइम ज्यादा चले जाओ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट लॉ ओवर द पीरियड हिस्टोरिकली बहुत बुरा रिजल्ट आ रहा है। आईकेप उसके अंदर थोड़ा सा वैशी हो गया है। मैं भी पहले कहता था, बट मुझे लग रहा है जब से एक टीचर हुआ करते थे पहले कॉर्पोरेट लॉ के टीएसए में, और अब वो बन गए एग्जामिनर, और जब से वो एग्जामिनर बने हैं ना तो किसी को समझ में नहीं आ रहे। तो उसका पेपर और ओपन बुक देखो, आईकेप ने ओपन बुक को पेपर किया ना, यकीन मानो सबसे पहले मैं कहता था हमें, तुमने अभी जिस बच्चे ने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ के पास किया है उसको याद होगा वो डेज याद करना कितना मुश्किल था। वो सिर्फ 10% था, उसका 90% अभी और आ रहा है। अब आप सोचो तुम डेज में ही घूम जाओ। मैंने जब सीए फाइनल दिया था मैंने कहा भाड़ में जाए डेज, यार कुछ भी लिख दूंगा एज मे बी स्पेसिफाइड, सही है, लेकिन डेज याद नहीं करूंगा। अब सर वो याद, लेकिन अभी भी बच्चा कह रहा है सर, और मैंने खुद भी देखा है, एक लाइन लिख के दे देता है, अब आपको ढूंढना है उसका जवाब 4 लॉ से आ सकता है। अब आपको केस पढ़ के ढूंढना है भाई बात किसकी कर रहा है, बहुत मुश्किल है। तो मैं कहता हूँ लॉ को थोड़ा सा डिले, देखो पहली अटेम्प्ट में टारगेट हो कि जल्दी पास होके कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस, और फर्म में सर नाम भी होना शुरू हो जाता है। पहली अटेम्प्ट के बाद फर्म में लोग तुम्हारी अलग इज्जत करेंगे, अरे इसके 3 निकल गए भाई, लल्लू दिखता था इसने 3 मार लिए, सही है। तो फर्म में आपकी इज्जत ही अलग के भाई इसने 3 निकाल दिए। कभी कभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भाई, वो नॉर्मल, लेकिन जब आप देखो तो उसने 3 और एक बंदा बहुत चीता उसके पेपर ही। तो याद रखें सर, फर्म में भी इज्जत बहुत सारी आपकी पेपर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, सही है। हाँ मैनेजर से ये याद रखना। तो सर इस तरीके, कोई और सवाल? जी बेटा, हम क्वेश्चंस कुछ बोर्ड पे भी करेंगे, कुछ मैं आपको एक्सेल पे भी करवाऊंगा। क्या कह रहे हैं? अच्छा एक बच्चे का सवाल है, एफएफआर और बीएफडी में सर गैप नहीं है, उसका क्या करें? अब इसके लिए एक बात याद रखना,
सर देखें FAFR का होगा पहला पर्चा, सारी एफर्ट्स। BFD का जो पहले कोर्स था ना उसके अंदर आपको पता है कॉस्टिंग भी डाल, मतलब जो है पहले कुछ और था MFA से पहले। अब BFD की बहुत सारी बातें बच्चे MFA में पढ़ चुके हैं, तो याद रखें BFD का कोर्स एक तो कम है। दूसरी बात आपके फाइनल लेवल के SPM के अलावा तमाम पर्चे खुली किताबें। तो BFD में तो यहाँ तक अलाउड है कि आप प्रॉपर कंपाइल्ड हुए पास पेपर भी लेके जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर है तुम्हारा पहला FAFR है, और तुमने FAFR भी पहले उसके अगले दिन ही ट्यूसडे को BFD है, तो उसके रिवीजन में भी इतना टाइम नहीं लगता। जो बच्चे दे रहे हैं ना वो कहते हैं सर BFD अगले दिन भारी नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि सर रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता, ओपन बुक है, और उसके अलावा बस जो चीज़ें एक दफ़ा रजिस्टर घुमाना होता है। सही, हाँ, और कोर्स भी छोटा है। जैसे इसका 300 है, तो BFD का कोर्स 160 नहीं तो 180-200 घंटे का कोर्स है। सही है सर, बहुत भी हुआ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है सर। और MFA में बहुत सारी चीज़ें अब कवर हो गई हैं, इसीलिए वो मसला नहीं होता। कोई और सवाल कुछ पूछता था दर साहब? सर एक बच्चा कह रहा है अगर 1.5 साल की अटेम्प्ट बने तो कंपनी लो लूँ। अब आ जाए सर एक बच्चा, अब बड़े गौर से सुनना, मैं अभी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर अटेम्प्ट 1.5 साल की, तो मैं कहता हूँ अगर 1.5 साल की अटेम्प्ट बन रही है तेरी भाई, देखो फर्म में तो तुम सब, ये मेरा पूरा यकीन है, किसी की 1.5 साल बाद भी बनेगी ना तो वो शायद दिसंबर में नहीं तो जनवरी में फर्म में होगा इंशाल्लाह। फर्म तो जानबूझ के कीपिंग मैंने कहा ना हरकत करती है कराची में, और बाकी छोटी फर्म से भी ये करती है कि हमारे पास 4 साल के लिए बाउंड हो जाए, तो इसीलिए वो तुम्हें थोड़ा सा देर से रखती है। तो अगर तुम्हारी अटेम्प्ट, तो मैं कहता हूँ हिम्मत है तो फिर कोशिश करो उस टाइम को बचाओ और पहली अटेम्प्ट में 4 दे दो, हिम्मत है तो वो 4। फिर मैं कहता हूँ लॉ फिर भी ना उठाओ, FAFR, ऑडिट, BFD, SPM, तब 4 पे जाओ, क्योंकि अफेक्टिवली जब बाकी तुम्हारे दोस्त ऑडिट पढ़े हो तो तुम ऑडिट भी पढ़े हो दूसरी अटेम्प्ट में, और वैसे, लेकिन तब भी ऑडिट की क्लास आखिरी के 6 महीने में लेना, ये उसके लिए। ठीक है सर, कोई और सवाल है? नहीं तो सर आधा एक सर FAFR में स्टैंडर्ड्स, देखो मैंने तुम्हें अब तक कहा स्टैंडर्ड्स ना लो, लेकिन अब कहूँगा स्टैंडर्ड्स ले लो। याद रखो सर बड़े हो गए हो, अब स्टैंडर्ड्स ज़रूरी हो गए हैं, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड से जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ चीज़ों को रेफ़र करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो पुराने मिलते हैं वो कहते हैं कि सर हम अपने सीनियर्स को देखते हैं जिन्होंने पढ़ा था, पुराने टीचर से जो अब नहीं पढ़ा रहे, सर कासिम अब्बास वगैरह, उनको स्टैंडर्ड्स खोलने आते हैं। देखो स्टैंडर्ड्स खोलने का सबसे बड़ा मसला ये होता है, उसके अंदर वही बात इतनी बड़ी लिखी होती है जो कि हमने अपनी समरी में इतनी लिखी होती है। सही है, लेकिन तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ क्या चीज़ होती है? वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होती है प्रैक्टिस, क्योंकि जो टीचर स्टैंडर्ड से पढ़ाते थे, अब पूरे पाकिस्तान में कोई भी टीचर स्टैंडर्ड से फाइनल लेवल पे इतना नहीं रेफ़र करता। उसके पीछे वजह यही है कि अगर वो फाइनल लेवल पे जाएगा स्टैंडर्ड्स पे इतना, तो सर फिर वो प्रैक्टिस में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। क्योंकि सर अगर स्टैंडर्ड पढ़ाने लगे ना तो ये 300 घंटे वाली चीज़ आपकी 600 घंटे पे जाएगी। हाँ, मैं स्टैंडर्ड यूज़ करना बताऊँगा, टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद हम स्टैंडर्ड को स्किम करेंगे। क्या होगा, स्टैंडर्ड ले लो। और स्टैंडर्ड भी अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अभी ले लो, या तो तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे जो बनेंगे अभी सीनियर, जो कि अभी छुट्टियों पे हैं, जो मॉड्यूल की पहली अटेम्प्ट पे गए में, जब तुम लोग फर्म में पहुँचोगे तो तुम्हारे बाद जैसे अगले हफ्ते से, प्रोबेबली अगले हफ्ते का जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद हफ्ते से वो आएंगे, उनको पकड़ लेना, बोलना भैया पेपर कैसा हो, बोलेगा बढ़िया, इंतज़ार करना और दुआ करना उसका FAFR का पेपर निकल जाए। जब उसका FAFR का पेपर निकल जाएगा तो तुम पहले ही उससे बुक करा देखें आपका FAFR का पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा तो स्टैंडर्ड मेरे। तो इस तरीके से तुम एक तकरीबन मेरे ख्याल में अब खर्चा हो गया है शायद हम लोगों के लिए तो ICAP 5200 के स्टैंडर्ड देता है, स्टूडेंट को शायद मेरे ख्याल में 3500 के दे रहा है अभी, लिए किसी ने 3500-4000 के स्टैंडर्ड तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। सही है, ये एक बेनिफिट तुम्हें हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड ज़रूरी है, तुम्हें पता हो, क्योंकि यहाँ पर सर स्टैंडर्ड से कभी कभी हेल्प भी हो जाती है पेपर में। कोई लॉ तुम भूल गए, इतनी सारी तुम भूल गए, तुम स्टैंडर्ड खोल सकते हो। तो याद रखना मेरा बच्चा, ठीक है सर। आए सर आगे आते हैं, स्टैंडर्ड रिवाइज करने के लिए बेटा वही चीज़ें जो हमारी समरीज होती हैं वही देखेंगे। आए कोई और सवाल किसी बच्चे का? चलें सर अब आगे बढ़ेंगे हम, और थोड़ी सी बात करूँगा FAFR की, क्या पेपर है, किस तरीके से इसको हम करेंगे। पहले मैं आप लोगों को आज पहली क्लास में बता दूंगा स्मार्ट स्टडी पास कैसे होना है इसमें। ये मैं कह रहा हूँ ना प्रेडिक्टेबल पेपर है। कौन सा पेपर है?
अब आ जाए सर, प्रेडिक्टेबल पेपर है, इसके अंदर आप गौर से देखें। सब बच्चे अब मैं चाहूंगा कुछ लिखना शुरू करें थोड़ा सा, ताकि तुम्हें पहली क्लास में पता चल जाए स्मार्ट स्टडी पासिंग चीज क्या है यहां पर। हालांकि मैं अभी आपको इसका हैंडआउट दूंगा, लेकिन फिर भी लिखवाऊंगा ताकि तुम्हें याद रहे क्या क्या चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, किस किस हिसाब से है। सर ये 5 जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, ये आपका पूरा सिलेबस है FAFR का। किसका सिलेबस है सर? ये FAFR का, ये आपका पूरा सिलेबस है। इससे ज्यादा यकीन माने वो FAFR में पूछने की गलती नहीं करेगा। मार्क्स में इनके यहां पर लिख रहा हूं, जिसके ऊपर इसने ग्रिड में बताया हुआ है कितने मार्क्स है। ये चीज मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि नोटेड हो तो तुम्हें आसानी हो चीजों में। अब सर आ जाए, ये सब बच्चे कॉपी भी कर रहे हैं या फोटो खींचनी है फोटो खींच लो, जो भी तुम्हें सही लगे। लेकिन सर याद रखें, मेरी गारंटी है अगर तुमने इंसानों की तरह टाइम पे क्लासें खत्म कर दी, यहाँ पर भी क्विज वीक बनाते हैं, यकीन माने अभी मैंने क्विज वीक लिया और 100 बच्चे करीब माशाल्लाह ऐसे होंगे जिनकी अभी दिसंबर में अटेम्प्ट है। क्विज वीक 10 बच्चों ने खाली दिए हैं क्विज, 90 बच्चों ने क्विज ही सर ऑडिट पेंडिंग है, FAFR पेंडिंग है, नहीं दिया। मॉक लिया और मॉक मैंने चेक करके दिया। सर आपको पता है फाइनल लेवल का एक मॉक चेक करने में 45 मिनट लगते हैं मेरे। आप यकीन माने 100 में से 15 बच्चों ने मॉक दिए, बाकी बच्चों ने मॉक ही। अब सर बच्चा, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा फेल पता है क्यों होता है? पेपर पूरा नहीं होता। पिछली अटेम्प्ट में जो 2 गोल्ड मेडल वाले बच्चे थे जिन्होंने मेरे से पढ़ के FAR2 में गोल्ड मेडल लिया, मोइज और पीर मोहम्मद, उन दोनों ने FAFR का पेपर दिया। एक ने 82 नंबर का पेपर किया और एक ने 81 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया। इसी तरीके से जिस बच्चे का पिछले टाइम में हमारा ही माशाल्लाह गोल्ड मेडल आया, अली मैदान इस्लामाबाद से, उसने पेपर किया था 95 का, उसमें से उसके 87 नंबर आ गए। सही है सर। लेकिन अच्छा, मैंने उस बच्चे से पूछा तूने 95 वाज द हाईएस्ट जो उसने क्लास में पेपर अटेम्प्ट किया था, मैं कैसे, तेरे पीछे वजह क्या थी कि तेरे नंबर मतलब तूने 95 का कर लिया? उसने कहा सर मैंने 3 मॉक्स दिए थे, एक आपका मॉक दिया था, 2 बाकी और इंस्टीट्यूट्स के मॉक, 3 मॉक करके गया था। तो मुझे ये तो पता चल गया था कि भाई पेपर में टाइम बुरे तरीके से आउट होता है, तो कैसे आउट नहीं होना। समझ रहे हैं सर? अब बच्चा यहाँ पर आके ये काम ही नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, टोपियां सर हाँ मैं क्विज दूंगा, मैं दूंगा, और एंड में आता है सर वो IFRS 2 छोड़ दूं। सही है, तो ये याद रखें। अब आ जाए सर, पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा है 20 से 30 नंबर कंसोलिडेशन लाजमी आएगा। तुमने जो नीचे लेवल पे पढ़ा है ना कंसोलिडेशन, वो 25 से 30% था, 70 से 75% यहां से मुलाकात होगी। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब सुनना, इसके अंदर कहने को तो ये 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। IFRS 9, IAS 32, IAS 36, 21, 13। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा उनको पता, मैं कहता था 10% है यहाँ पे ना। अब मेरी बात याद रखें, 20 से 30% कंफर्म कंसोलिडेशन इन दोनों के ऊपर ना, जो इसने 30 से 35 का रखा है ना ग्रेड, इसमें से 30 नंबर तो इन्हीं पे पूछते हैं, बाकी 3 के ऊपर इसे तो आता ही नहीं है। एक दफा इंपेयरमेंट के साथ आ गया, इसीलिए हम कराते हैं कि एक दफा इंपेयरमेंट के साथ आ गया था, इस दफा भी मैं बता दूं, ये जब से बनाया तब से आता ही नहीं। इसके अंदर है भी कुछ नहीं इतना। मैंने इस मर्तबा भी इसकी एक ही क्लास ली है, वो भी 25 मिनट की, और खत्म है ये। तो अब ICAP को भी पता यार नहीं आता तो क्या करेगा, नहीं पूछता, और 90% टीचर्स तो इसको कराते ही नहीं है, बोलते चल बे चाहिए, नहीं आता ना भाई, बोलते क्यों टाइम जाया करूं इसके ऊपर। ये पिछली दफा पिछले अटेम्प्ट में 7 नंबर के पूछने की इसको जसारत कर ली। उससे पहले जब ग्रेड ये वाली नहीं थी तो 18 नंबर का आता था। पिछले 10 सालों में 4 दफा ये 18 नंबर का आया। सही है। ये 21 इसके साथ ही मिलाकर दे देता है या कंसोलिडेशन के साथ मिला के दे देता है, वरना अफेक्टिवली तुम्हारे 25 नंबर यहाँ से कंफर्म है, 30 नंबर यहाँ से। तो तुम देख लो, आज ही मैंने तुम्हें पहली क्लास में बता दिया 55 नंबर का टॉपिक 1 2 3, मतलब इसको 2 ही लो, 1 2 टॉपिक में से बनेगा 55 नंबर का पेपर। सर क्या प्रेडिक्टेबल नहीं है ये?
बहुत तुम्हें पता है ना यार, 55 नंबर अगर मेरे यहां से आ रहे हैं, लेकिन सर मसला पता है क्या है, FAR2 में टोटल क्लासेज जो होती है ना, वो बहुत हुआ ना 100 जाती है। कितनी जाती है? 100। इसकी यहाँ पर 38 क्लास है, इसकी खाली कितनी है? इन दो की 38, इसकी तकरीबन 32-33 क्लास है। तो आप देख लें 70 से ऊपर क्लासें ये दोनों ही पी जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा आज भी बच्चे को कह रहा हूं कि भाई ये दोनों पे ग्रिप अच्छी कर लो। जो नहीं कहता स्मार्ट स्टडी, तो बस इस 55 में से 40 उठाने, तो बाकी तो तू 10 मुस्कुराते हुए उठाएगा। इस 55 में से कितने उठाने? 40। अब इधर देख लेना सर, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है सर हम सब ने? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम सब ने, मतलब आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है कि सर एक तो कंपनीज एक्ट होता है, लेकिन कुछ कंपनीज को अगर आपने कंपनी लॉ सही से पढ़ाओ, सूदी इदारे बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी होता है, वो अपने अकाउंट्स भी अलग बनाते हैं। बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो ये रट्टे वाला एरिया, ये क्या है? जो अभी जिन बच्चों की अभी अटेम्प्ट है ना, वो बच्चे परेशान हैं सर इसके लिए क्या करें। तो मैंने उन सबको मशवरा दिया हुआ था। मैंने कहा था हफ्ता जो कल का दिन है ना, बाकी सारी तैयारी कर लो, कल के दिन 6 घंटे लगा देना इस पर। 6 घंटे में तुम्हें फॉर्मेट रटने। अच्छा बैंक की बैलेंस शीट में पहले ये आएगा, अच्छा उसमें नॉन करंट एसेट आएंगे, नॉन परफॉर्मिंग, वो 6 घंटे। अब बच्चा क्या करता है, यही तो बेवकूफ़ी करते हो, याद करने वाली चीज़ इसके ऊपर याद कर ले 2 महीने पहले, भूल जाएगा। अबे तो उस पर 60 घंटे लगा देगा बार बार रिवाइज करके, आखिरी के लगाना 6 घंटे, और 6 घंटे में भी उतना ही याद होगा कि तो पेपर में इंशाल्लाह कर लेगा। लेकिन ये इजी मार्क्स होते हैं। एथिक्स तो आप पढ़ते ही हैं, सही है, एथिक्स। बाकी तुम्हारे जितने भी दूसरे स्टैंडर्ड है ना, उनके कितने नंबर है? 25 से। अब इसके अंदर जरा मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करता हूं कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को सब कुछ दे ही रहा हूं, हैंड आउट बच्चों को ग्रुप में भी आ चुका है, सब कुछ है। अब सर जो इसके अंदर, सर ओपन बुक से फुल नहीं मेरा बच्चा, इसके ओपन बुक आपके IFRS है, ये तो याद ही करने। ICAP ने कहा बेटा 5-10 नंबर के लिए तो दिमाग पे जोर डालूंगा, ये तो क्या करना है। अच्छा मैं बता दूं, इसमें कुल मिला के ना होंगे कोई 12 से 15 फॉर्मेट्स, लेकिन आप लोग इस कदर सुस्त है, टीचर से पूछ के 5 याद करके जाते हैं। सर 5 इंपॉर्टेंट जो आपको लगते हैं वो बता दें। अब टीचर मैं भी कहता हूँ यार, मैं कहता हूँ 5 नहीं 7 याद कर लो, 8 को देख लो कि पेपर में ना तो हाथ पांव चला सको, बट यूजुअली आ जाते हैं। तो सर याद रखें ये। अच्छा अब इसके अंदर तुम्हारे पास पूरा समंदर है। IFRS 15 जो हमने बचपन में पढ़ा सर, वो था 30%, 70% यहाँ पे है। लीजेस तकरीबन 50% तुम बचपन में पढ़ के आए हो, बाकी लीजेस यहां पर है। IFRS 15 थे, IFRS 16, इसके अलावा यहां पर IAS 12, इसके अलावा यहां पर IFRS 2, IFRS 5, IAS 19, IAS 24। आइजा पढ़ा हुआ है ना रिलेटेड पार्टी का, ICAP उसका स्टैंडर्ड यहां पर पढ़ाता है, सही है। IAS 24 और सर बाकी चुन्ने मुन्ने जो चीजें, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो 6 महीने में अकाउंट्स बनते हैं, वो सब चीजें सर यहां पर पूछता है। अब मैं आपको बता दूं इसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से। और हाँ, FAR1 प्लस FAR2 के तमाम स्टैंडर्ड्स भी, ये सब किस ग्रेड में फॉल करेंगे? 25 से 30। अभी कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती आवाज आ रही है कि ICAP ने कहा कि हम कुछ तब्दीली ला रहे हैं, और तब्दीली ये ला रहे हैं कि यहाँ से 5 नंबर कम करके यहाँ पर 5 नंबर बढ़ा रहे हैं, सही है। मतलब ये ग्रेड हो जाएगी 25 से 30 नंबर की, और ये हो जाएगी 30 से 35 नंबर की। इतनी तब्दीली आ रही है, एक्सपेक्टेड है कि जून 23 तक आ जाएगी, लेकिन कुछ कह नहीं, क्योंकि ICAP को पता है फंसता तो बच्चा यहाँ पर है, तो ICAP नहीं करेगा। तो सर ये मैंने आपको रख दिया, लेकिन आप देख लें 55 नंबर यहां से करो, कुछ अगर तुमने चीजें रट ली, और एथिक्स तो तुम्हें आते ही हैं, तो कुछ नहीं 10 नंबर यहां से। सर तुम 65 नंबर का पेपर अगर टारगेट करके उसमें से 45 ले लो, यहां भी तुम्हें 20 नंबर छुड़वा रहा हूं, छुड़वाना तो तुम गलती करोगे,
तो सर बाकी 5 नंबर इस मासूम के, स्मार्ट स्टडी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं सर? स्मार्ट स्टडी। अब आए आईकेप की शरारत देखो, क्योंकि आईकेप FFR में पिछले टाइम में कितने % रिजल्ट आया? अब मुझे बताओ, आईकेप को तो माशाल्लाह आप सभी जानते हैं, कितने लोगों को आईकेप पसंद है? बेटा मेरी FFR की 2 बुक्स हैं, बुक 1 और बुक 2। जब आप इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसके अंदर हमने हर चीज़ कवर की। हमने अपने सवाल भी हैं, ICAW के भी हैं, ग्रिपिंग के भी हैं, ACCA के भी हैं। ACCA के यहाँ पे कम, क्योंकि ACCA का लेवल इसके मैच नहीं करता, लेकिन आप देखेंगे ICAW तो हर तरह के इसमें सवालात हैं। कोशिश वही होगी पासिंग मार्क्स निकालना सिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर जितनी पासिंग मार्क्स मैं आज लिख कर दे सकता हूँ, किसी का बाप पेपर में इसके सवाल में पूरे नंबर नहीं ले सकता। सर कंसोलिडेशन, मेरा रिकॉर्ड है FFR का, जब मैंने पेपर दिया था ना तो मेरी कंसोलिडेशन टाई थी, लेकिन मेरा गोल्ड मेडल नहीं था। और मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसका नाम भी आसान था, उसकी टाई नहीं थी, उसका कोई अच्छा खासा डिफरेंस रहा था, उसका गोल्ड मेडल था। मेरी भी पता नहीं गलती टाई हो गई की वजह जो, लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन FFR अभी पिछले अटेम्प्ट में जिस बच्ची का हमारी माशाल्लाह गोल्ड मेडल आया है, FAR 2 में पिछले अटेम्प्ट में जो अरीशा का हमारी बच्ची गोल्ड मेडल आया, उस बच्ची ने कहा सर ना पेपर के अंदर मेरी कंसोलिडेशन टाई, ना IS 12 की रिकॉन टाई। सही है, उसने कहा IFRS 9 में भी मैं फंस गई थी और उसका गोल्ड मेडल आ गया। तब आप सोचें सर, गोल्ड मेडल का ये क्राइटेरिया नहीं होता, वो होता है बच्चे ने पासिंग मार्क्स। और ये मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ सर, ये आईकेप के एग्जामिनर ने खुद मुझे कहा, उसने कॉस्टिंग की एग्जांपल देते हुए कहा, वो है हालांकि रिपोर्टिंग का, उसने कहा सर अगर 6 सालों की NPV मांगे ना MFA की, और आपके बच्चे ने 5 साल की निकाल दी और उसका टाइम खत्म हो गया है, उसको बोले आगे बढ़ जाए। और अभी एग्जामिनर कमेंट से तुम्हें साबित करूंगा, एग्जामिनर कमेंट से आप हजरात को साबित किया जाएगा। हैंड और इन्होंने शायद कम बना है, इनको पता है, बोलते सर बच्चे आते तो है नहीं लाइव क्लास में, उसमें तो ये आप हैंड आउट्स में बहामी मेल जोल के साथ गुजारा करें। ऑनलाइन वाले बच्चों को ग्रुप में भी मिल चुके हैं, और मैं स्क्रीन भी शेयर, अभी एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे ताकि तुम्हें पता चल जाए कि आईकेप तुमसे क्या कहना चाहते हैं और तुम क्या हरकतें करते हो। कितने लोग जो हैं इस अटेम्प्ट में, चाहिए बता दें, 3 पेपर देने के मूड में, 3 पेपर, कितने लोग 2 पेपर के मूड में हैं कि 2 ही देंगे। मेरी एडवाइस है सब बच्चों से 3 पे ही जाओ। देख तुम्हें नहीं पता कि सर तीसरा पेपर अगर निकल जाए तो इंशाल्लाह 3 अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाओ। और याद रखो अगर 3 अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गए ना, एक चीज़ बहुत मैटर करती है इंडस्ट्री में, वो होता है PQE, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो अगर आप विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई हो गए ना, तो आप 2 साल में क्वालिफाई, आर्टिकल्स का 1.5 साल भी आपको किस में आ जाएगा। तो बहुत सारी जॉब्स आती हैं कि बच्चे के पास PQ इतना हो और तुम PQ वाले हो गए। सही है सर, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और बहुत जल्द मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग इंशाल्लाह न्यूयॉर्क, लंदन की गलियों में घूम रहे हैं, और ऐसा हमें लगता है, आपको लगता है कि सर क्या बात कर रहे हैं। यकीन माने, मैं आपको फिर शुरू में जो मैंने बात कही सर, CA टपाल के लिए CA मुझे ढूंढना पड़ा उनको देने के लिए। बाहर अभी आई हुई है कहाँ की, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड बरमूदा की जॉब सर, मतलब अब वो, अबे वेस्ट इंडीज की जॉब आ गई है। वेस्ट इंडीज वाले कह रहे हैं हमें पाकिस्तानी CA ला कर दो। अब आप सोचो आपकी माशाल्लाह क्या डिमांड है। वो मैं कसम खुदा की, अभी मेरे स्टूडेंट की जॉब हुई, अच्छा Big 4 का भी नहीं है वो सर, वो Big 6 का भी नहीं है, उसके पास वेस्ट इंडीज की जॉब आई हुई है, पाकिस्तानी 5 लाख रुपए। मैंने कहा तो क्या इरादा है, बोलते सर क्या करो। मैंने कहा वेस्ट इंडीज वाले बड़े अजीब होते हैं, देख के ज्यादा भाई। सही है लेकिन आप सोचे सर, मेरे लिए हैरानगी की बात थी भाई, सब जगह की सुनिए, वेस्ट इंडीज में भी आ गई, उसकी वेस्ट इंडीज में जॉब हो गई। तो आप सोच लें। तो सर आप याद रखें, आप में से जितने अभी बैठे हुए ना, मैं देख रहा हूं कि शायद इंशाल्लाह आज से 3.5, 4 साल बाद आप में से सब पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि आप इस आजकल जो बच्चा टाइमली क्वालिफाई हो रहा है ना सर, तो उसके लिए माशाल्लाह दुनिया खुली पड़ी है। एक बच्चा सर, आप सोचें किसी ज़माने में जब हम थे ना तो लोग US के लिए मरते थे, आज का बच्चा पिक एंड चूज़ कर रहा है, चाहे US की भी जॉब है, UK की भी जॉब है।
आप जाए फर्म्स के पूछें, पुराने सीनियर जितने भी थे ना सब गायब हैं। अब आप लोग की हालत बहुत बुरी है बच्चों की, मतलब फर्म्स की। क्यों सर? वो कह रहे हैं यार बच्चे ही सीनियर्स ही नहीं बचे। अब वो कह रहे हैं हमें यार जॉब इंचार्जों से 2-2 3-3, हमारे टाइम पे है ना जॉब इंचार्ज एक वक्त में एक ही जॉब करता था। अब बिग 4 के अंदर एक जॉब इंचार्ज जो है ना 2-2 3-3 जॉब्स एक वक्त में कर रहा है। सर वीडियो वगैरह के अंदर तो मैंने कहा ना वो तो कंजूसी से चल रहे हैं थोड़ा, तो वो तो 6-6 महीने साल वाले बच्चे से एक वक्त में 2-2 3-3 जॉबें करवा रहे हैं। आप हालत देखें सर, ये इस वक्त आपकी प्रोफेशन की ये वाइड प्रोफेशन है, लेकिन वही बात कि सर वो बच्चा पास होगा जो कि चीज़ों को सीरियसली लेगा और स्मार्ट स्टडी, किसी भी चीज़ में स्मार्ट स्टडी करो। अब आ जाए सर हैंडआउट जो आपके पास आया है, सबकी नज़रों के सामने हैंडआउट पहुंच गया है, उसमें आपको नज़र आ रहा है सर सबसे पहले जो ग्रेड मैंने आपको बताई वही है। उसके बाद डिटेल्स जो हैं उसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं टॉपिक वाइज, सही है सर। लेकिन जो मुझे आपको पढ़ाना है वो उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे उसी हैंडआउट में आएंगे तो आपको एक प्रोपोज चेंजेस इन ग्रेड भी नज़र आ गई कि ग्रेड के अंदर प्रोपोज चेंजेस क्या है। उसने स्पेशलाइज और एथिक्स को भी देखें एक ही ग्रेड में डाल रहा है वो 10 से 15 नंबर की, अगर आपने देखा होगा जो, सही है सर। आईकेप देखें खुद कह रहे हैं 180 घंटे का कोर्स है, लेकिन मैंने कहा ना मरे से मरा भी 300 घंटे हैं। अब आगे आता हूं, पिछली अटेम्प्ट समर 22 का जरा मैं एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ाऊंगा ताकि पहली क्लास में तुम्हें मिल जाए जज्बात के इज़हार। इससे पहले 32-36% वाज नॉर्मल। अब आप देखें क्या कह रहा है, द ओवरऑल पासिंग रेशियो इन दिस पेपर हैज डिक्लाइंड significantly. A high proportion of examinees secured good marks in 1 or 2 questions but left the remaining questions. It seems they half-heartedly attempted the paper without proper preparation just to fulfill the requirement to appear in minimum. ऐसा कुछ नहीं था, FFR लोग सही देते। हाँ, आपके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं, आपको पता है ना आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट हट चुकी है 2 पेपर वाली, ये मिनिमम पेपर वाली रिक्वायरमेंट अब निकल चुकी है आईकेप के उसमें से। अब आ जाए सर, ये अगला पॉइंट जो है ना ये हर पेपर में तुम्हें मिलेगा। Poor time management was evident in many scripts. Examinees who started the paper with question 3 consolidation. अभी मैंने पासिंग क्लास ली, जैसे नहीं हम FAR2 में लेते थे पासिंग क्लास में सिखाना, वहां पर मैं 1 पासिंग क्लास लेता था, यहां पर मैंने 3 ली है। 3 पासिंग क्लास कराना कि बेटा पेपर कैसे करना है, उसमें हमने हाथ जोड़े, खुदारा। बच्चा यहाँ पर लालच में आता है और ये कंसोलिडेशन इतना पड़ा है आता है, उसको समझता है लॉलीपॉप समझ के चूसना शुरू करता है और 3 घंटे तक चूसता रहता है। क्यों सर? बच्चे को लगता है कि अबे ये तो अभी करूंगा। आप सर याद रखें पेपर में कंसोलिडेशन, यहाँ पर मुझे वो भैया याद आ जाते हैं जिसका नाम है, अच्छा मैं एक और बात बताऊं, FAR2 में हमने अच्छी चीज शुरू की, यहाँ पर भी करेंगे। हर क्लास में 10 मिनट में कोई ऐसी बात करूंगा ऑफ द सिलेबस, कोई स्टोरी, कोई केस स्टडी, कोई फर्म की बात जो हमने शुरू, जिससे आपको हेल्प भी मिली और केस स्टडी, क्योंकि हमें मुल्क में ज़्यादा बिजनेसमैन चाहिए अब इंशाल्लाह। तो सर इलॉन मस्क भैया एक बात बहुत अच्छी कहते हैं जो दुनिया भर में मशहूर है। इलॉन भैया कहते हैं कि अगर एक काम को करने के लिए तुम 10 दिन रखोगे तो तुम वो काम 10 दिन में ख़त्म करोगे, 1 दिन रखोगे तुम 1 दिन में नहीं तो दूसरे तीसरे दिन में ख़त्म कर दोगे। बोलता है इंसान की मजबूरी और डेडलाइन के हिसाब से चलता है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ FFR के पेपर में। अगर कंसोलिडेशन को करने के लिए तुम पहला सवाल उठाओगे तो तुम उसको 2 घंटे में ख़त्म करोगे, लेकिन मैं बच्चों कहता हूँ सेकेंड लास्ट नंबर पर अगर इसको उठाओगे तो तुम ये सवाल 50 मिनट 55 मिनट में इसमें से पासिंग मार्क्स अच्छे से निकाल दोगे। और आईकेप ये एक मर्तबा नहीं बार हाँ कह चुका है। अब जरा पढ़ो और ये तुम देखोगे हर अटेम्प्ट में कह रहा है, वो खुदाड़ा वो हाथ जोड़ा है कि इंसान के बच्चे बनो और कंसोलिडेशन पहले नहीं उठाओ। अब ये बात बच्चे को कोई बताता नहीं। अच्छा बच्चे को देख के लालच आती है, अरे ये तो आता है तो फिर वो जाता ही रहता है। सही है सर। आए Poor time management was evident in many answer script. Examinees who started with paper with question 3 consolidation seem to have spent too much time on this question. FAR2 में वो ये बातें नहीं करता था कि एक सवाल को टारगेट करके तू इस पे इतना टाइम लगा रहा है। यहाँ पर बार बार कहेगा तू कंसोलिडेशन के 25 नंबर देख के तेरी आंखों में मतलब नहीं लालच आ जाती है और तू शुरू करता है लेकिन खत्म नहीं कर पाता। Therefore they are struggled in attempting the remaining questions. Examinees are advised to move to the next question once they have spent a reasonable time on one question. Many examinees did not provide workings of the final figures due to which partial marks. वही बात यहाँ पर वर्किंग बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा सवाल का आंसर तुम्हारा मुश्किल है कि सही है,
वर्किंग से मार्क्स जो आते हैं। could not be given for partially correct despite the general decline in performance. There were many impressive individual. Highest was 87 जो कि माशाल्लाह अली मेहदी था। और वही बात उसने 3 मॉक दिए थे। तो उसने कहा था मुझे ये तो समझ में आ गया, पेपर पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो उसने कहा सर आप, मैं आपको यकीन बता दूंगी अभी जितने भी है ना, और तकरीबन इससे ज़्यादा इंशाल्लाह जब उसमें होंगे रिकॉर्डिंग में, लेकिन आप में से 10% बच्चे भी जो है ना मॉक नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे उस टाइम पे? सही है सर, आ जाएं सर। अब आगे आते हैं, ये तो हमने पढ़ा इस अटेम्प्ट का, इसके पिछले अटेम्प्ट में भी देखें कुछ ऐसी ही बातें करेगा। सर पासिंग रेशो कितना था? 36, विंटर 21 में। ओवरऑल पासिंग रेशो इन दिस पेपर वाज कंसिस्टेंट विद द लास्ट रिजल्ट ऑफ 32। Highest marks scored in the paper was 84. It was observed that many examinees secured good marks in 2 or 3 but failed to obtain reasonable marks. Second, examinees appeared to struggle in applying their knowledge when questions are examined in different ways. इसने कहा जब सवाल, this was particularly witnessed in question 4. सही है, where examinees just, बच्चों को हम टीचर ही नहीं सिखाते जो सवाल कैसे शुरू करना है। अब आगे आते हैं थर्ड, examinees who attempted question 3 at the start, वही बात consolidation, appeared to spend too much time on this question and were found struggling in attempting. Therefore examiner is advised to switch to once they have, उसने कहा एक सवाल में तू कर ले, ये आई के अपने खुद का बोला, बच्चों को बोलो 40% मार्क्स छुपा के रखे हुए मैंने हर सवाल में, बहुत ईजी। अब बच्चा एक सवाल में जो 40% लेने के बाद भी उस पर टाइम लगाते हैं और फिर जाता है। फिर आगे आते हैं, वो कह रहा है तीसरी अटेम्प्ट में भी 32%। और आप देखें इसके अंदर भी जो है उसने थोड़े कमेंट्स को पहला है, लेकिन उसने कुछ बात वही की है कि a significant number of examinees was just short of 9 or fewer marks. They could have easily obtained the marks if they have covered all areas. वही कह रहा है, तो कंसोलिडेशन शुरू करता है। विंटर 20 पे भी आप आएंगे, 32% इसका रिजल्ट है। उसमें भी कह रहा है कि बच्चे जो है पूरा पेपर नहीं करते, सवालों को नहीं करते। तो हमने कहा सर अब आपके सामने मैंने पूरा बता दिया रीजन फॉर फेलियर। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर जो है ना वो है फेलियर का टाइम मैनेजमेंट। बच्चों को पासिंग मार्क्स निकालने नहीं आते। मैं कह रहा हूँ ना, तो 2 गोल्ड मेडल वाले बच्चे थे वो 82, 81। सर उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, FFR का पेपर जो बच्चा अटैम्प्ट करता है ना, 50% बच्चा 70 नंबर से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाता और वो फेल भी हो जाता है। क्योंकि सर देखिए पेपर की नेचर क्या है, प्रेडिक्टेबल, आपको पता है 50, लेकिन वही बात है बच्चा इसमें फंस जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये पासिंग जरूर कराएगा। कब उठाना है? 4th लास्ट, 2nd लास्ट, 4th नंबर पे। कुल मिला के 5 सवाल होते हैं। 4थे नंबर पे जब तुम्हारे पास सवा घंटा, उसको 50 मिनट देकर उठाओ, फिर जो सबसे मुश्किल सवाल लग रहा है उसको एंड में उठाओ। तो ये मैंने आपको पहली क्लास में, लेकिन सर याद रखें पासिंग मार्क्स निकालना इज एन आर्ट। और FFR में फिर रिपीट करता हूँ, कुछ बच्चा होता है जिसको देखते ही मुझे पता होता है कि ये पास है, क्योंकि क्लास के अंदर या वो क्विज देता है, मॉक दिया तो मुझे मॉक पे, अब जो मैंने मॉक लिया तो आप यकीन माने फिजिकल कुछ कुल मिला के 6 से 7 बच्चों ने पेपर दिया मॉक, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पास है। पूछे क्यों? क्योंकि जब उसने यहाँ पर पेपर दिया तो यहाँ पर उससे पेपर ले लिया 3.25 घंटे में। घर में जो बच्चों ने पेपर दिया बाकी 9-10 ने, उसमें से 4 पास है, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने वो पेपर तो पूरा किया लेकिन टाइम के बाद किया। तो सर स्पीड की बड़ी इंपॉर्टेंट है। घरों पे भी प्रैक्टिस करो, तो पासिंग मार्क्स वाली चीज़ों को अप्लाई करो। जो बच्चे रिकॉर्डिंग लें क्लास में, तो जो बच्चे लेंगे उनको मैं टाइम दूंगा सवाल करने का। जो बच्चे रिकॉर्डिंग लेंगे वो रिकॉर्डिंग को बड़े स्मार्टली जो है ना, अब सवाल पहले खुद करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, ये पेपर मेरा मानना है, अब क्योंकि टेक्स्ट भी ओपन बुक हो गया थोड़ा उसमें घुमा रहा है, तो मेरा मानना है ये पेपर शायद सबसे ज़्यादा पास करना, क्योंकि इसमें आपको पता होता है कि पेपर कहाँ से आएगा। इतनी अच्छी ग्रेडिंग आपकी जो है वहाँ पर भी नहीं हुई FAR 2 लेवल पे। यहाँ पर मैंने कहा ना ये टॉपिक कर लो अच्छे से, इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये 2 कर लो तो आप सर पेपर के 50-55 नंबर तो तैयार करके ही जा रहे हो ना, जो कि लाजमी आएंगे। तो बचा क्या है पीछे? इन सब के पीछे तो आप करेंगे सब कुछ, एक एक चीज़ करेंगे, आप यकीन माने सर इंशाल्लाह करेंगे एक एक चीज़, लेकिन वही बात के स्मार्टली करना है। अब आ जाए IFRS 5 पे। पहला टॉपिक शुरू करेंगे आज की क्लास का। क्या कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, इसके आने का मकसद हयात बता दूंगा। पहला टॉपिक में हमेशा मेरी आदत है
छोटा शुरू करता हूँ। उसके पीछे वजह क्या है सर? अच्छा, आपको समरीज यहाँ पर भी मिलेंगी। फ़र्क ये होगा कि वहाँ पर थोड़ी समरीज अलग होती थी, यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समरी में से हटा दी जाती थी। यहाँ पर आपको समरी थोड़ी सी बड़ी मिलेंगी क्योंकि सर यहाँ पर हर चीज़ हमें समरी में जानी है। स्टैंडर्ड्स की सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन हार्ड कॉपी मेरा बच्चा आपके पास होनी चाहिए। कोई सवाल है किसी का? सर इसमें भी आईकेप 100 से ज़्यादा मार्क्स रखता है। यस सर, मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे के 87 आए ना, मेरा मानना है पिछले अटेम्प्ट का पेपर 110 नंबर का था, तो उसके 100 में से 87 नहीं है, कितने में आए? 110। तो इसमें तो आईकेप लाजमी मार्क्स ज़्यादा रखता है। कंसोलिडेशन दिखाएगा 25 का, पूछेगा 35 का, और आईकेप मुस्कुराता है कि यार ये देखो ये इतना। ये कसम खुदा कि आईकेप कहता है कि सर, जो बच्चे क्रिकेट बहुत गौर से देखते हैं उनको पता होता है सर, एक वो होता है बॉलर जो कि जिसको मारना मुश्किल है, आपको पता है, मारा जाएंगे आउट हो जाएंगे। दूसरा होता है लल्लू बॉलर, जो एक अच्छे बॉलर ने आपके पास प्रेशर डाला हुआ है, आप उसको मार नहीं सक रहे। लल्लू बॉलर को आप मारने जाते हैं, आप आउट हो जाते हैं। तो उसको पता है बच्चा देखिएगा इसको मारता हूँ और इसी को विकेट देगा, इसी में टाइम वो कर देगा। तो सर याद रखें, कंसोलिडेशन उसके पास एक टूल है, और आपको पता चलेगा कि कंसोलिडेशन है क्या यहाँ पे। और आपको पता है एक पैनिक अटैक होता है। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा, माशाल्लाह कैफ उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में, अभी मुझे पता है FFR निकाल देगा, पैनिक अटैक। अब उसने मुझे एक सवाल ऐसा पूछा ना, मेरा दिल चाहे मैं व्हाट्सएप में से निकल के उसको चमाट मारूं। पूछ रहे सर, प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड में या फुल गुडविल मेथड में से NCI को इम्पेयरमेंट कब देते हैं, किस में से देते हैं? प्रोपोर्शनेट में देते हैं या फुल में? याद है किस में देते हैं NCI को इम्पेयरमेंट? फुल में। अब ये सवाल FR2 का सवाल है, उसने ऐसे कितनी प्रैक्टिस की, लेकिन क्या हो गया? पैनिक अटैक। एक बच्ची का सवाल अभी बड़ा, वो भी मुझे पता है इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी निकाल लेगी। उसका सवाल क्या आया सर? अब आप सुनिएगा सर, IFRS 9 में फेयर वैल्यू थ्रू OCI पढ़ा है ना आप सबने, उसमें गेन PNL में रिकॉर्ड करेंगे OCI में। अब मैंने उसके जवाब में गुस्सा आया, मैंने सामने जवाब में लिखा हाँ। फिर मैंने कहा बेटा टेंशन ना लें, आप पैनिक हो गए, आप सोचें किस में करेंगे? बोलते हैं हाँ सर OCI में। मैं इतनी पैनिक हो गई। आप उस वक्त ये हालत होती है कि बच्चा, और वो बच्ची वो है कि सर वो बच्ची मुझे पता है कि इंशाल्लाह पेपर निकाल लेगी। उसने FAR1 मुझसे पढ़ा, FAR2 मुझसे पढ़ा, टेक्स्ट मुझसे पढ़ा, ये 3 पेपर उसने नीचे के मुझसे पढ़े, और वो बच्ची मुझे पता है कि वो मुस्कुराते हुए पेपर निकालेगी, मुस्कुराते हुए। मुझे लेकिन उसका देखना है पैनिक लेवल, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने सादा है। आए सर IFRS 5 का सिर्फ अभी दूंगा एक ऑब्जेक्टिव, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जब आईकेप ने एक हरकत की, क्या किया? जितने भी नॉन करंट वाले स्टैंडर्ड थे ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तुम्हारा जो है IS20 गवर्नमेंट ग्रांट, वो सारे उठा के जब इसने डाल दिए FAR1 FAR2 में, तो ये बेचारा बाहर खड़ा होकर कह रहा था भाई मेरे को तो अंदर लो। आईकेप ने कहा नहीं, तुझे अभी अंदर नहीं लेंगे, तुझे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो सर नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड एक आखिरी स्टैंडर्ड ले गया आपका FFR लेवल पे। सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आपस की बात है, ये उसी मजलूम लिस्ट में रहता है। अब इसमें इतनी ही चीज़ें हैं, और अगर मैं इसमें से भी बताऊँ ना, जो बेचारे सबसे मजलूम टॉपिक है ना, वो ये 2 हैं, 3 है बल्कि, इन तीनों को ये बहुत कम पूछता है। हाँ, इसमें इसको फिर 3 से 4 अटेम्प्ट में 4-5 नंबर के लिए पूछ लेता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, हमारी 4-5 क्लासों में ये टॉपिक इंशाल्लाह आप ख़त्म कर देंगे, बहुत इजी है पास पेपर्स के समेत। लेकिन सर एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ, इसके पेपर के लिए करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ, और ऑडिट के लिए। ऑडिट में क्या इम्प्लीकेशन होनी चाहिए और तुम्हें क्लाइंट कैसे बेवकूफ़ बनाएगा, ऑडिट में क्या इम्प्लीकेशन होनी चाहिए और तुम्हें क्लाइंट कैसे बेवकूफ़ बनाएगा। आज की क्लास में एक फ्रॉड भी डिस्कस करूंगा कि एक छोटा सा फ्रॉड हमने कैसे पकड़ा था। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं IFRS 5 के ऊपर हम आएंगे। सबकी तवज्जो इधर, क्या नाम है भाई IFRS 5 का? नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने FAR1 में EPS पढ़ा हुआ है? जिन्होंने FAR1 में EPS पढ़ा हुआ है
तो उनको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की चीज़ कुछ नई नहीं लगेगी, बाकी लोगों को कुछ होगा, लेकिन टेंशन ना लें हम सब। अब इसका सिर्फ मैं अभी, वैसे तो हम जो जो पढ़ेंगे ना वो कल डिटेल में होंगे, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इसका आने का। देखो हर आईएएस के आने का तुम्हें मकसद पता होना चाहिए क्या है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेंगे। सर एक हम समझते हैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई, और घर की मंथली इनकम कितनी है? 5 लाख। कितनी है सर? 5 लाख। उसमें से हमने कहा एक भाई कमाता है 3,20,000 एक, और हमने कहा बाकी 3 भाई मिलके कितना कमाते हैं? 1,80,000, और घर टोटल खर्च चलता कितने में? 5 लाख में। इस एक भाई ने अगर छुपके से अब्बा को बोला, अब्बा अगले महीने से मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अलग हो रहा हूँ, खत्म, टाटा बाय बाय, और अब्बा को बोला ये बात आपको बाकी भाइयों को नहीं बतानी, और ये भाई कह रहा है कि मैं अलग हो रहा हूँ और बाकी भाइयों को नहीं बतानी, और अचानक से 1 तारीख को ये भाई और इसके बीवी बच्चे गायब हो जाएं, अलग हो जाएं, तो इन भाइयों पे कयामत टूट पड़ेगी कि भाई मतलब 5 लाख का खर्चा था, मेजर तो यही दे रहा था, अब 1,80,000 में कैसे गुजारा होगा 3 का, है ना? तो ये बोलेंगे यार अगर हमें पहले पता होता, अगर हमें पहले पता होता तो हम कुछ ना कुछ सोचते, इंतजामात करते, कुछ ना कुछ हम अपनी इनकम बढ़ाने करते, इससे कुछ बात करते, कुछ ना कुछ हम तैयारी कर लेते ना, कुछ पहले बात पता होती। लेकिन अगर अचानक से पता चल रहा है तो वाट लग गई। इसीलिए स्टैंडर्ड भी कहता है भाई तुम अगर कोई बिजनेस अपना बंद कर रहे हो, यूनिलीवर ने कहा हम लक्ष्य को बंद कर रहे हैं, कोई एक ऑपरेशन हम अपना बंद कर रहे हैं, शेयर होल्डर को पहले बता दो ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर ले कि भाई अब इस केस में पीएनएल तुम देखोगे अलग बनता है, पूरे यूनिलीवर का पीएनएल एक तरफ, लक्ष्य का पीएनएल एक तरफ, ताकि शेयर होल्डर को पता चल जाए कि ये था जो कि इतना प्रॉफिट कमाकर दे रहा था, अब ये जा रहा है, तो अगले आने वाले सालों में क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये समझ में आ गया। पहली चीज इसका मकसद ये था कि इसको अलग कर दे, बता दे कि इसको कैसे अलग होना है। सर दूसरा मकसद नॉन करंट एसेट, इसके अंदर 2 बातें हैं ना, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। इसने कहा देखो भाई तुम यूजुअली नॉन करंट एसेट क्यों लेते हो, तुम अगर एक कंपनी हो यूनिलीवर तुम क्यों लेते हो, यूज करो बिजनेस में, लेकिन कोई ऐसा एसेट जिसके बारे में तुमने सोच ही लिया है कि इसको बेचना है। अब देखो बेचते 2 तरीके से, एक तो जब वो होता है जब बिल्कुल फारिग हो गया, डिस्कार्ड करना है, कबाड़ी के भाव बेचने ना, स्क्रैप वैल्यू पे। एक होता है चलते चलते इसको बेचने का मूड हो गया, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, तुम इस एसेट को बेचना क्यों चाह रहे हो, क्या मसला है, क्यों तुमने इसको अलग किया है। सही मतलब एक भाई एक नॉर्मल मशीन चल रही है, इसको तुमने अलग क्यों कर दिया। तो फिर उसने कहा इसके बारे में भी शेड्यूल को एक इशारा मिल जाए कि भाई ये तो अपने एसिड्स को बेचने के लिए रखने वाला, एसिड तो यूज के लिए होते हैं, और जब इस एसिड को बेचने के लिए रख रहे हैं, अब्बा ने कहा बच्चे को मैं सीए करा रहा हूं, फ्यूचर में काम आएगा, कमाएगा, सब कुछ होगा, और अब्बा ने कहता जैसे सीए करेगा ना बेटा आंख तू घर से जायदाद से सही है, खत्म, तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। तो अब शॉकिंग बात है ना खानदान के लिए, अब्बा इसको सीए करवाया फिर भी इसको आंख कर रहे। तो इसीलिए शेयर होल्डर को भी बता दो भैया कि ये एसेट है जिसको हम अलग कर लें, ताकि वो पहले से क्या हो जाए, चौकना हो जाए, कंपनी के अंदर कुछ तो मसला है, फिर वो उसकी डिटेल्स में जाए। तो सर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसका स्टैंडर्ड आने का मकसद ही ये था कि हमें इसकी अकाउंटिंग सीखी जाए और शेयर होल्डर को पहले से बता दिया जाए कि भाई ये कुछ एसेट यूज के लिए नहीं करेंगे, इसको बेचेंगे, और एक पूरा ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, फारिग कर रहे हैं। तो सर ये तो बेसिकली हमने कहा इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव। अब आ जाए सर कुछ 2 बातें कहूंगा जो कि अब तुम लोग इंशाल्लाह फर्म में जाओगे ना तो पता चले, हसन खानानी के स्टूडेंट्स हो, जब तुम्हारे सवाल हो ना तो क्लाइंट उन सवालों की बेस पर तुम्हें टोपी नहीं पहना सके। तो अब मैं तुम्हें 2 बातें बताऊंगा, एक मुझे इसको भी कराते हुए याद आ गई, वो मैं यूनिलीवर में था एज अ क्लाइंट, जॉब हो गई थी मेरी यूनिलीवर में। तो सर जब मैं यूनिलीवर में एज अ क्लाइंट था तो अब हमारे एक फिक्स एसेट का पूरा एक देते थे बुजुर्ग से अंकल शाहजी देखते थे। और मैं आपको साफ सी बात बताऊं, क्लाइंट कोई सीधा नहीं होता, यूनिलीवर भी जो है ना
उसके भी कभी आप कुछ लेजर्स मुझे पता है कौन से जिनमें जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे जो कुछ मिलेगा आप बोलेंगे अबे क्या है। लेकिन जाहिर सी बात है हर जगह टारगेट्स होते हैं, हर जगह डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ये प्रॉफिट मैनेज सब चीज़ें होती हैं। अब आपका काम है पकड़ना। तो मुझे याद है एक खातून थी, अब तो माशाल्लाह वो हैं KPMG के अंदर मैनेजर दुबई में। वो उस टाइम पे ऑडिट कर रही थी, वो उस टाइम पे सेकंड टू जॉब इंचार्ज थी और मैं क्लाइंट था, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ, शाजी मेरे बराबर में फिक्स एसेट का ऑडिट कर रही थी, और वो शाजी को एक के बाद एक बाउंसर मारे जा रही हैं। और शाजी बुजुर्ग आदमी, वो उनको कस्में वादे दे रहे, बेटा पक्का अगली दफ़ा ये सही होगी, पक्का अगली दफ़ा ये सही होगा। अब मैं क्लाइंट का एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि कोई भंड ना हो जाए शाजी से और हम पकड़े ना जाए। सही है, मतलब इन द सेंस कि यार कहीं ना कहीं ऑडिटर, कुछ बहुत सारी चीज़ें तुम आगे जाकर बताओ बिजनेस के लिए सही होती हैं, ऑडिटर को समझ में नहीं आती। सही है, अब मैं शाजी को सुने जा रहा हूँ और मैं मौका ढूंढ रहा हूँ, कोई एक मौका है जिससे मैं इस लड़की को भगाऊँ, ये एरिया ख़त्म करवाऊँ। उस लड़की ने एक गलती कर दी, नो शाजी ये एसेट आप लोगों ने क्यों लिया। यहीं पे मैं खड़ा हुआ अपनी सीट से, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, हु आर यू टू आस्क कि ये एसेट क्यों लिया। आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स का ऑडिट करनी है, बिजनेस डिसीजंस का ऑडिट नहीं करनी। हमारा इंजीनियर काम कर करके बोर हो गया था, पुराने एसेट पे ले लिया नया, आप क्यों पूछ रही हैं सवाल। क्योंकि मुझे पता था शाजी फंसने वाले, और मुझे पता था उसके अंदर किसी और के एरिया का मसला था, वो आएगा तो बड़ी एडजस्टमेंट पड़ सकती है। उस बंदी को मैंने कहा, वो बेचारी थोड़ी घबरा गई और फिर वो रफा दफा किया। हालांकि उस बच्ची को सामने सवाल पूछना चाहिए था। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपने ये एसेट लिया तो इससे रिलेटेड एसेट का डिस्पोजल होगा, इसकी जगह पहले कोई और एसेट होगा। वो डिस्पोजल था तो वो डिस्पोजल कहाँ था, किसको था, उसके लिए आपने क्या प्रॉपर जो है इसको डिस्पोज किया, टेंडर मंगवाया है। बट वो बेचारी वहीं पे क्या हुई, घबरा गई। और मैंने कहा शाजी ऑडिटर आपके पास अकेले में आए ना, भगा दो। मैं या कोई और बंदा हो ना तो हमारे साथ करना, क्योंकि हम भी इसी फील्ड से हैं, तो हमें पता है कि इनके माइंड क्या चल रहा होता है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर याद रखें, एक बड़ा ही मशहूर क्लाइंट, उसके ऊपर एक फ्रॉड पकड़ा था। वो फ्रॉड हमने कैसे पकड़ा, आप लोग अभी जाएंगे ना, आपको सबसे पहले आइडिया करेंगे फिक्स एसेट्स की वेरिफिकेशन, वाउचिंग, एडिशंस, डिस्पोजल, एक्सपेंस की वाउचिंग, लीगल एक्सपेंस 100% हम वेरीफाई करते हैं। क्यों वेरीफाई करते हैं लीगल एक्सपेंस 100%, ये आपको मुझे बताना है। सही है, हाँ सर IAS 37 कहता है कंटीजेंट लायबिलिटी को पकड़ो, डिस्क्लोज करो। क्लाइंट आपको बताएगा नहीं कंटीजेंट लायबिलिटी है तो आप लीगल वेरीफाई। खैर, अब फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन चल रही थी, बड़े गौर से सुनना सर। फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन चल रही है और अच्छी कंपनी का आपने ऑडिट में पढ़ा हुआ है, कंट्रोल होता है कि 3 जगह से कोटेशंस आती हैं। सही है, फिर उसमें से आप देखते हो कि जो सबसे कम होता है, जिसकी क्वालिटी या तो अच्छी हो, उस हिसाब से आप जाते हो ना। तो हम वेरीफाई कर रहे थे तीनों की कोटेशंस। वेरीफाई करते करते हमें ऐसा लगा कि यार 3 नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन जो कोटेशन है ना उसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम है, कलर भी चेंज है, एक का ब्लू एक का ब्लैक, उनका फॉर्मेटिंग सेम है। कहीं ना कहीं डाउट आया कि बॉस कुछ गड़बड़ है। अब हम तो मासूम बच्चे थे, जॉब इंचार्ज को कहा कि यार मुझे ना वो आवाज़ आ रही है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, कुछ करो। उसने कहा अच्छा। जॉब इंचार्ज ने बोला, वो मुझे लग गया FBR की वेबसाइट पे, क्योंकि सबका NTN नंबर था। उसने कहा चेक करते हैं NTN किस किस का सही है। एक का NTN सही निकला, बाकी 2 बोगस कंपनियां थी। जब बाकी 2 कंपनियों का FBR में रजिस्ट्रेशन नहीं, जबकि उन्होंने कंपनी में उसने शो किया हुआ था कि हाँ NTN रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, तो हमने इन्वेस्टिगेशन की, पता चला प्रोक्योरमेंट वाला बंदा मिला हुआ था। वो एक ही कंपनी से माल लेता था, उसी को कहता था देख बाकी 2 भी तू बोगस कोटेशन बना के दे दे, और तीसरा जो है ना मतलब सही कोटेशन दे, सबसे कम तो उसी को सिलेक्ट करेंगे। जब हमने ये चीज़ पढ़ी तो पता चला कि वो ये काम तो कब से कर रहा था प्रोक्योरमेंट वाला। हमने ये बात बताई सीनियर मैनेजर को। अब सीनियर मैनेजर को भी उस टाइम पे पार्टनर बनना था, और पार्टनर तब बनते हैं जब आप बिजनेस ला के दो। जब इस किस्म की चीज़ तो हमने क्या, लेकिन अब ये भी एक आपके ऊपर अक्सर ऐसी चीज़ आएगी, आप बोलोगे यार अगर ये चीज़ पकड़ी गई ना तो गलती किसी और की होगी, गोली किसी और पे चलेगी। तो हमने सीनियर मैनेजर ने कहा कि यार इसको MLA होता है मैनेजमेंट लेटर, उसमें नहीं डालो, इसको जो है हम जो है ना क्लाइंट की, उसने मैनेजमेंट से मिला, बोला आपका ये बंदा है। फिर उस बंदे ने माफ़ी मांगी और उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि अगर शायद ये काम, इस काम को करने की वजह से
फर्म में जो हमारी पूरी टीम थी, वो बहुत मशहूर क्लाइंट है, उसका नाम बहुत अच्छा हुआ और क्लाइंट को भी पता चला है कि एक्सटर्नल ऑडिट वाकई में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो आप भी जब जाएं तो ये सब देखते हो कि भाई 3 कोटेशंस आ गई तो हाँ सही है, फॉर्मेटिंग चेक की जाए कि यार उनकी फॉर्मेटिंग तो मिलती जुलती नहीं है। ये काम प्रोक्योरमेंट में बहुत होता है, याद रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है प्रोक्योरमेंट का फ्रॉड पकड़ना। तुम्हें नहीं पता कि भाई उसकी सेटिंग हुई है दुकान वाले से कि देख काम तुझे ही ला करके दूंगा, तुझे बता दूंगा इतना रेट है लेकिन तुझे इतना देना है यार, तो उसके अलग तरीके होते हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस किया करेंगे ताकि आपको आइडिया हो। तो आज की क्लास सर यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास होगी कल 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। कल की क्लास में IFRS 5 की हम इंशाल्लाह बेसिक्स की तरफ लेकर के जाएंगे। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल।